मॉर्निंग सभी साथियों सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि 3 दिन से तबीयत खराब थी, तो डेंगू बुखार का शिकार हो गया था। इसी कारण से आप सभी के सामने प्रस्तुत नहीं हो चुका। ठीक है, चलिएगा साथियों, आज की क्लास है आप सभी की अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की। ठीक है, देखिएगा साथियों, सर्दी का दौर शुरू हो चुका है और सभी अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि यही समय होता है, 10 या 15 दिन की बात है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि अधिक सर्दी पड़ने के बाद बीमारियां खत्म हो जाती है, लेकिन अभी जो दौर होता है यही दौर होता है कि आपको अनेक बीमारियों का शिकार बना देता है। और एक दौर होता है जब सर्दी खत्म होगी। तो ये 2 दौर होते हैं, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। और इनमें जो बीमारियां जो उत्पन्न होती है वो रक्त से संबंधित होती है, और रक्त से संबंधित क्यों होती है इसके बारे में जब आपको साइंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा आज की क्लास है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। देखिए साथियों, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र जो टॉपिक है ना, यूपीएससी और पीसीएस के लिए, ठीक है, आप कोई भी राज्य का किसी भी राज्य का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आप उच्च लेवल का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको अर्थशास्त्र हर एग्जाम में मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मानव जीवन में अगर अर्थशास्त्र समझ में आ गई, यानी कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए भी, आगे की आपकी लाइफ को डेवलप करने के लिए भी किसकी जरूरत है आपको? अर्थशास्त्र की। यानी कि अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इंसान को। ठीक है, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब देखिएगा, कई लोग इसको अर्थव्यवस्था कह देते हैं, कभी कुछ लोग कह देते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें फर्क होता है, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे मैं सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं यूपीएससी की दृष्टि से जो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है यूपीएससी की दृष्टि से, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में जो मैं आपको 7 टॉपिक है, यानी कि आज मैं आपको 7 टॉपिक क्लियर करवा के जाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में, तो क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाने वाली है। देखिएगा, भारतीय अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो मुख्यतः इसमें 22 टॉपिक दिए गए हैं आपकी यूपीएससी के सिलेबस में। कितने टॉपिक साथियों? 22 टॉपिक दिए गए हैं। और 22 टॉपिक्स के माध्यम से आपको पता है इसमें जो वर्तमान समय में, यानी कि जो वर्तमान समय की जो घटना है वो तक भी मैंने शामिल कर दी है। यानी कि सिलेबस को एक सही डायरेक्शन में, सबसे पहले सिलेबस को एक सही डायरेक्शन में कलेक्शन कीजिए, और कनेक्ट करने के बाद में आप सभी को याद भी होना चाहिए वो, और उसी के डायरेक्शन में अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में अगर ज्वाइन कर रखे हैं तो वहां से सबसे पहले आप सिलेबस लीजिएगा। अगर नहीं कर रखे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सभी को हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप के नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और तैयारी कंटिन्यू जारी रखिएगा, क्योंकि यही समय होता है, ये सर्दी का दौर शुरू हो चुका है और अब पढ़ाई का आनंद बहुत आएगा। यानी कि पढ़ने का समय यही है। ठीक है ना, सबसे बेस्ट स्टूडेंट लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होते हैं पढ़ने के लिए ये सर्दी के दिन। यानी कि इस समय अपने आप को मैनेज रखना और पढ़ाई करना बहुत आनंदित महसूस होता है, क्योंकि डे छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है, लेकिन रात में पढ़ने का बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे और कल से आपका एक नया बैच प्रारंभ होने वाला है। 5 तारीख से क्लासें प्रारंभ हो जाएगी, तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है 5 तारीख तक ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस की अगर हम बात करें यूपीएससी की दृष्टि से तो 21 या 22 टॉपिक है, 22 टॉपिक है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यानी कि पहला टॉपिक आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय है, दूसरा आपका वृद्धि और विकास एवं खुशहाली, ठीक है, उसका है। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव है, आर्थिक नियोजन है, भारत का नियोजन है, आर्थिक सुधार है, मुद्रास्फीति और व्यापार है। ठीक है, उसके बाद में कृषि और खाद्य श्रृंखला है या खाद्य प्रबंध है। ठीक है, इसके बाद में उद्योग और विनिर्माण है कि उद्योग और विनिर्माण किस प्रकार से विकसित किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका कौन सा है? कृषि। ठीक है, उद्योग हो गए, सेवा क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद में भारतीय वित्तीय आयोग हो गया। ठीक है, इसके बाद में भारतीय बैंकिंग सिस्टम हो गया, भारतीय बीमा हो गया, और भारत की प्रतिभूत बाजार आधारभूत सुविधाएं हो गई आपके ना। इसके बाद में भारत के विदेशी क्षेत्र हो गए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत हो गया, भारत की संरचना हो गई। ठीक है, यानी कि मैंने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन का संबंध आप समझ गए, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ही विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको जोड़कर पढ़ेंगे। यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था से जो ताल्लुक है विश्व से, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे? गहराई से अध्ययन करेंगे इसी लेसन में, इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है, यानी कि इसी सिलेबस के डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो अच्छे से यूपीएससी का, प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है,
लेकिन यह है कि आप इस सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ना, जो डायरेक्शन में आप पढ़ना चाहते हैं उसी में पढ़िएगा। ठीक है, यानी कि चलिएगा, भारतीय और कर संरचना अगला टॉपिक है आपका। उसके बाद में भारत के लोक वित्तीय धारणाएं और जलवायु परिवर्तन, भारत और विश्व की दोनों की, इस पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में है। इसके बाद में भारत के मानव विकास के बारे में है। ठीक है, और ज्वलंत जो सामाजिक जो मुद्दे हैं उसके साथ में, और आपका जो आर्थिक मुद्दे, वर्तमान समय के जो आर्थिक मुद्दे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि करंट अफेयर्स का टॉपिक भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। इन 22 टॉपिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आप सभी भी किसी भी संस्था से तैयारी कीजिएगा या फिर आप स्वयं कीजिएगा, लेकिन इन सब टॉपिकों को आपको अध्ययन करना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का सिलेबस यह है सामान्य रूप से। चलिएगा, अब हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक था आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो परिचय है, अब देखिएगा इसी प्रकार से मैंने आपको बताया ना 22 टॉपिक है, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस को सही डायरेक्शन में समझना है। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी वही कर देता है कि उसको सिलेबस का सही डायरेक्शन पता नहीं होता। देखिएगा, अब जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, यानी कि जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था, आर्थिक प्रणाली बताई थी, उसके बाद में आर्थिक सुधार बताए थे। ठीक है, इसके बाद में एक टॉपिक आया था यहां पर कृषि एवं खाद्य प्रबंध। कृषि एवं खाद्य प्रबंध का जो टॉपिक आया था उसके बारे में मैं आपको इस टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय में। लेकिन इसका एक अलग टॉपिक है, यानी कि इसी का टॉपिक एक अलग आएगा और वो टॉपिक अलग है, यानी कि उसकी दृष्टि से वो मेंस की दृष्टि से टॉपिक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिएगा, इसमें 22 टॉपिक दिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सामान्य परिचय है, इसमें 27 यानी कि 27 टॉपिक दिए गए हैं, और 27 टॉपिकों का पहला टॉपिक आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। तो इसके अंदर आपको 27 टॉपिकों का अध्ययन करना है। ठीक है, यानी कि कहा जाता है यूपीएससी का सिलेबस अतः है, वास्तव में अतः है, लेकिन इसको सही डायरेक्शन में पढ़ना कैसे है। ठीक है ना, सही डायरेक्शन में पढ़ने का मतलब होता है कि आप पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस के बाद में उसके टॉपिक साटिए। पहले सिलेबस लीजिएगा, सिलेबस में जैसे आपने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में पहला टॉपिक लिया, उसके बाद में इसके टॉपिक्स लीजिए कि इसमें क्या क्या आते हैं, उसके बाद में इनका अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, इनका अध्ययन कीजिएगा, और उसके बाद में जब भी आपको मेंस में अगर सवाल पूछते हैं, यहां से भारत की अर्थव्यवस्था के परिचय से कहीं से भी संबंधित सवाल आता है तो समझ जाइएगा वहां से सवाल आया है, तो किस डायरेक्शन में उत्तर देना है। ठीक है, यानी कि इन टॉपिकों को याद रखना है। उसके बाद में अगला जैसे सवाल पूछता है कि जैसे कृषि से संबंधित आ गया, अब कृषि से संबंधित यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अलग डायरेक्शन में बताऊंगा। जब मैं आपको कृषि प्रबंध पढ़ाऊंगा उसके माध्यम से अलग बताऊंगा। ठीक है, विनिर्माण उद्योग जब पढ़ाऊंगा तब अलग समझाऊंगा। ठीक है, यानी कि सब अलग अलग चीजें हैं, इनको समझने का एक सही डायरेक्शन होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसको समझिएगा। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, इसके अंदर आपकी 27 टॉपिक है। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय को भी लेकर चलता हूं, वैसे 26 ही है, लेकिन 27 टॉपिक इस प्रकार से हो जाते हैं। करंट अफेयर्स को भी जोड़ना पड़ता है साथ के साथ, यानी कि मैं करंट अफेयर्स को साथ के साथ जोड़ता चलूंगा, जो कि आपको 3 साल पहले से, यानी कि 2017, 18, 19 और 20, यानी कि 4 साल हो जाएंगे। तो 2020 तक की भी करंट अफेयर्स में जोड़ने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में 2021 के करंट अफेयर्स की जैसे प्रकार से अर्थव्यवस्था है, यानी कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र है, इसकी मास्टर क्लास दूंगा 2020 की करंट अफेयर्स की अलग से। ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब हम शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय के अंदर। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे निराशाजनक विज्ञान। अर्थशास्त्र को निराशाजनक विज्ञान कहा जाता है साथियों, तो उसको क्यों कहा जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। उसके बाद में विशिष्ट एवं सिमिष्ट, विशिष्ट या सिमिष्ट इसको आप बोल सकते हैं, वो क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, इसके आयाम क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। वृद्धि के चरण यानी कि विकास कैसे किया जा सकता है अर्थव्यवस्था में, और आर्थिक प्रणालियां, इसी में आपका 1 घंटा खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 या 1.5 घंटे की क्लास होगी। 60 टॉपिक्स में आज की क्लास में आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, अन्यथा कोई बात नहीं है ना। चलिएगा, जिसके समझ में आए वही रुके। ठीक है, चलिएगा, निराशाजनक विज्ञान क्यों कहा जाता है इसको। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो निराशाजनक विज्ञान इसको इसलिए कहा जाता है, इसको पूर्व विज्ञान, गरीब विज्ञान या तिच्ची विज्ञान भी कहा जाता है। पूर्व विज्ञान के नाम अगर आ जाए, पूर्व विज्ञान किसे कहा जाता है तो अर्थशास्त्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका कारण देखिएगा।
इसका कारण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है कि इसको कहा जाता है, इसका नाम है, लेकिन इसका कारण जब पता चल जाता है तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है चीज, है ना। तो कारण इसका ये है कि जो अमेरिका जो देश है आपका, यूएस जो देश है, ठीक है, उन्होंने इसको असफल विज्ञान कहा है। असफल विज्ञान क्यों कहा साथियों? कि जो अमेरिका जो देश है उसने 2008 में अपना वित्तीय आयाम, यानी कि वित्तीय आयाम का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र में माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था की क्या लगाया था, अनुमान लगाया था कि इतनी इस बार हमारे साथ क्या हो सकती है, पैदावार होगी। ठीक है, पैदावार का मतलब है कि हम इतने आगे चल जाएंगे विश्व के देशों से। ठीक है, अमेरिका के देशों ने, अमेरिका जो देश है उसने अनुमान लगाया, उसके जो अर्थशास्त्रवेता है उन्होंने 2008 में अनुमान लगाया, लेकिन वो अनुमान गलत निकल गया और 2008 के अंदर उन्होंने खर्चा ज्यादा कर दिया। जितनी पैदावार नहीं हुई उससे ज्यादा उन्होंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई और इसी कारण से क्या कहा इन्होंने कहा कि ये असफल है, यानी कि असफल विज्ञान है, यानी कि अर्थव्यवस्था के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, क्योंकि वैसे अमेरिका के और चीन के लोग, आप सभी को पता है, उस साइंस पर भरोसा करते हैं, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र पर भरोसा कर रखा था पहले। और अर्थशास्त्र पर जब उन्होंने भरोसा किया तो हुआ यह कि 2008 का जो आयाम था उसमें उनकी जो इच्छा थी, ठीक है, यानी कि जो उम्मीद थी उनको, वो उम्मीद पर क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र उस पर खरी नहीं उतर पाई। इसलिए उन लोगों ने क्या कहा कि असफल साइंस है, इसके भरोसे नहीं बैठना है, साइंस के भरोसे ही काम चलाना है, यानी कि अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसको असफल विज्ञान भी कहा। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व विज्ञान इसे कहा जाता है, असफल साइंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, असफल साइंस कहते हैं इसे, असफल विज्ञान, है ना। और इसके बाद में इसको पुअर साइंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हिंदी में अगर आप बात करें तो गरीब विज्ञान भी इसे कहा जाता है। और इसके बाद में इसको तिच्छा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र के नाम है असफल विज्ञान, गरीब विज्ञान और तिच्छा, इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके साथ में आगे हम बात करते हैं 2008 का वित्तीय आयाम यानी कि यूएस का जो था वो बिगड़ जाने के बाद में इन लोगों ने ये नाम बताया इसके। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि जो अर्थशास्त्र होती है, फिर अमेरिका के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा, जो अर्थशास्त्रवेता थे उन्होंने बताया कि मनुष्य की, अगर हम मनुष्य की बात करें तो अर्थशास्त्र के बिना मनुष्य नहीं है, यानी कि अर्थशास्त्र का मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोग होता है और बहुत उपयोगी होती है। इसलिए उन्होंने इसको नकारा नहीं, बल्कि इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, असफल साइंस रख दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि मनुष्य इसके बगैर अधूरा है, इसलिए इस मनुष्य के जीवन में क्या जरूरी है, अर्थव्यवस्था जरूरी है। ठीक है, या अर्थशास्त्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बताया कि व्यवहारिक आयाम यानी कि अर्थव्यवस्था जो सब्जेक्ट होता है या अर्थशास्त्र जो चीज होती है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट होता है उसको व्यवहारिक आयाम के तौर पर समझना चाहिए इंसान को, यानी कि मानव अगर इसको व्यवहारिक तौर पर अगर इसको समझ पाएगा तभी ही मानव जीवन सक्षम हो पाएगा आगे, यानी कि विकास कर सकता है। अगर इसको आप किसी प्रकार से, जिस प्रकार से यूज करना चाहो, यानी कि जिस प्रकार से आप विज्ञान का यूज करते हैं, यानी कि साइंस का यूज आप हर जगह कर लेते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज आप हर जगह कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अर्थशास्त्र का भी यूज करें। अर्थशास्त्र एक कैसा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि समझ, यानी कि इसको समझना पड़ता है, यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके बाजार की जो प्रणालियां होती है ना, बाजार में महंगाई बढ़ती है या घटती है, ये सब चीजें आपके समझ में आ जाएगी आगे। ठीक है, बैंक प्रणालियां में जब आपको समझाऊंगा तब आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें। जैसे कृषि पैदावार जो होती है, इससे देश में क्या विकास करते हैं। अमेरिका के साथ क्या हुआ था 2008 में, देखिएगा, इसको जानिएगा। सबसे पहले हमारे देश में क्या होता है, जैसे देश होते हैं, सभी देशों के साथ ये चीज लागू होती है। सभी देश क्या करते हैं, जैसे पैदावार होती है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा आयाम होता है कि देश के साथ में कि जैसे आपका कृषि का क्षेत्र ले लीजिएगा या व्यापार का क्षेत्र ले लीजिएगा, ये सब अर्थशास्त्र के अंडर आते हैं। अब अर्थशास्त्र क्या करती है, इन सब का एक कलेक्शन रखती है, यानी कि सबकी समय सारणी रखती है। उसको पता होता है कि इतनी पैदावार हो सकती है, गत वर्ष इतनी पैदावार हुई थी इतनी हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, इतनी पैदावार हो सकती है, होगी, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र इस बात की गारंटी देती कि होगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है और होगी में 2 शब्द है, इसमें अंतर होता है। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है यानी कि माना कि हो सकता है, और हो सकेगा यानी कि हो जाएगा, तो पैदावार हो जाएगी। तो अमेरिका वाले जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने क्या कहा कि इतनी पैदावार हो जाएगी, ठीक है। अर्थशास्त्रवेता जो यूएस के थे उन्होंने कहा कि हो जाएगी, तो अमेरिका ने क्या किया कि उस पर
जो उसको जो प्रशिक्षण करना था, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ती है, ठीक है, जनता को सुविधा देनी पड़ती है, उसके साथ में देश को सुविधा होती है। यानी कि किसी भी नई चीज की खोज करते हैं तो उसमें भी क्या होती है, इकोनॉमी खर्च होती है, यानी कि पैसा खर्च होता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने नई नई शोध करना प्रारंभ किया, और उन्होंने जो पैदावार हुई ना, उतना जितना अनुमान लगाया गया था उसका 50% से भी ज्यादा हिस्सा किसमें लगा दिया, नई चीजों में लगा दिया। नई चीजों में लगा दिया गया तो जितनी पैदावार उन्होंने बताई गई थी वो उतनी नहीं हो पाई, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी उसकी कितनी 60% रह गई। यानी कि अगर आप बात करें तो इसको उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा थोड़ा समय लगेगा। ये 100 रुपए है, यानी कि उन वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि 100 रुपए इस बार उत्पादित हो जाएंगे, यानी कि 100 रुपए आपको मिल जाएंगे। वो किस किस से मिल जाएंगे, आपको कृषि से मिल जाएंगे, उन्होंने बताया व्यापार से मिल जाएंगे, ठीक है, व्यापार से मिल जाएंगे, विदेश से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो विदेशी जो कंपनियां होती है, अलग अलग देशों में इनकी कंपनियां होती है, जैसे अपने देश के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ रखी है बारी ना, तो इनसे सबको आपको मिलाकर आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, 100 रुपए। ये वादा किसने किया, अर्थशास्त्रवेताओं ने, ठीक है, अर्थशास्त्रवेताओं ने ये वादा कर लिया। उसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने क्या किया, यानी कि उन्होंने सोचा कि चलिएगा ठीक है, इतनी अगर अपन को इनकम हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि और ज्यादा। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब अपनी जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता कभी भी। जन्म से लेकर मरण तक इंसान ऐसा, ईश्वर ने इंसान ही एक ऐसा जीव भेजा है धरती पे, ठीक है, पृथ्वी पे एक ऐसा जीव है जो अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकता, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि वो आगे के यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए आगे के आयाम खोजना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने नई नई खोजें की, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि 50% अर्थव्यवस्था, 50% यानी कि जितनी उत्पादित होती थी उसकी 50% अर्थव्यवस्था किसमें खर्च कर दी, नए नए शोधकर्ताओं में, ठीक है, नए खनिज प्राप्त करने में, या नए किसी भी प्रकार के आप मान लीजिएगा, उसमें उन्होंने 50% खर्च कर दिया। उसके बाद में अर्थशास्त्रवेताओं ने बताया था 100% पैदा होगी, ठीक है, यानी कि 100 रुपए पैदा हो गए तो 50 रुपए तो उन्होंने क्या किया, पहले ही खर्च कर दिया, यानी कि पैदा होने से पहले ही 50 रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। अब इसके बाद में कितने बचे, 50 रुपए। अब हुआ क्या कि केवल इनको पैदावार कितनी हुई, 60%, ठीक है, यानी कि 100 रुपए में से कितने मिले, मात्र 60 रुपए मिले, ठीक है, 60 रुपए मिले तो 50 रुपए तो उन्होंने पहले खर्च कर दिए। अब कितने बचे, 10 रुपए बचे मात्र, ठीक है, 10 रुपए बचे तो क्या हुआ, 10 रुपए बचा तो जनता के अंदर बहुत सारी मार पड़ गई जनता के ऊपर, यानी कि वित्तीय संकट आ गया। और वित्तीय संकट आने का मतलब है कि दूसरे देशों से कर लेने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अमेरिका जो देश है ना वो चीन से पिछड़ने वाला नहीं था, लेकिन ये 2008 का जो आयाम था ना, यानी कि अर्थशास्त्र का जो उपयोग किया है इन लोगों ने, वो इनको पिछाड़ दिया, ठीक है। नहीं तो अमेरिका आप सब सुनते हैं आज भी बहुत शक्तिशाली देश है, ठीक है, लेकिन इसका कारण यह भी है मुख्यतः, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वो समझा दूंगा गहराई से ना। बाकी इसको उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने का पेश किया था, अगर आपके समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है इतना सरल उदाहरण के माध्यम से मैंने इसको आपको समझाया, उम्मीद है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 10% पैदावार बची, इससे एक संकट पैदा हो गया। तो फिर वैज्ञानिकों का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र पर कभी डिपेंड नहीं रहना है। अब अर्थशास्त्र क्या है, असफल विज्ञान है, यानी कि ये किसी भी काम की नहीं है, उन्होंने कह दिया, यानी कि ये तो गरीब लोगों का काम है। अर्थशास्त्र क्या है, गरीब लोगों का काम है, यानी कि ये तो गरीब साइंस है, यानी कि लोगों को क्या करती है, ये तो पुअर करती है, यानी कि गरीब कर देती है लोगों को, ठीक है, यानी कि गरीब इसलिए कर दी ना, देखिएगा अब गरीब करेगी जब इन्होंने इतना पैदावार पहले ही नष्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि इतना इन्वेस्ट पहले ही कर दिया, तो इनको क्या पता कि इतनी पैदावार हो जाएगी। लेकिन ये तो अनुमान लगाया गया था अर्थशास्त्रवेताओं के द्वारा, और ये अनुमान गलत निकला, तो उन्होंने कहा कि ये तो गरीब करने का, यानी कि पुअर करने का गरीब विज्ञान है, यानी कि गरीब करने की साइंस है, ठीक है, इस पर विश्वास नहीं करना है। तो उसके बाद में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने फिर तर्क दिया कि अगर आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो मानव जीवन विकास नहीं कर सकते मानव जीवन में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर आपके समझ में आई होगी तो आ गया होगा, ठीक है। यानी कि इसको निराशाजनक विज्ञान क्यों कहा जाता है, गरीब विज्ञान क्यों कहा जाता है, असफल विज्ञान क्यों कहा जाता है, तिच्ची विज्ञान क्यों कहा जाता है, ये सब चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये सभी नाम अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दिए थे, ठीक है। अब देखिएगा आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब देखिएगा अर्थशास्त्र की परिभाषा समझिएगा आप लोग। अर्थशास्त्र की परिभाषा में अगर आप लोग बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र होती क्या है, इसके दो आयाम होते हैं। और जो अर्थशास्त्र होती है वो क्या होती है, मानव की आर्थिक गतिविधियां होती है, ठीक है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का मतलब आप जानते हैं, कृषि करना, व्यापार करना, आप पर्यटन के रूप में कहीं भी घूमने जाना, ये सब चीजें क्या होती है, आपकी गतिविधियां होती है, आर्थिक गतिविधियां होती है मानव की। अब देखिएगा इसको समझिएगा,
संसाधन का उपयोग और वितरण करना। इसके बाद में अब मैं आपको शॉर्ट रूप में समझा देता हूं। मानव की आर्थिक गतिविधियां होती है, मानव की आर्थिक गतिविधियां होती है। उसके बाद में दूसरा है संसाधन का उपयोग और वितरण कर देना। उसके बाद में अगर हम बात करें, अब इसकी अगर आप परिभाषा समझना चाहते हैं तो 2 लाइनों के माध्यम से मैं समझाता हूं। यानी कि अर्थशास्त्र समाज के द्वारा, अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है कि समाज के द्वारा, यानी कि मानव के द्वारा क्या कहा जाता है, संसाधनों का उपयोग से, यानी कि किसी दुर्लभ यानी कि कमजोर, किसी भी दुर्लभ संसाधन का उपयोग से मूल्यवान उत्पादन करना या उत्पादित करके उसका वितरण कर देना, यानी कि उसको बांट देना ही क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। समझ में आया कुछ? देखिएगा, मानव के द्वारा कुछ दुर्लभ संसाधन, यानी कि कोई भी दुर्लभ संसाधन का क्या कर देना, मूल्यवान बनाकर उसका वितरण कर देना या उसको आगे पहुंचा देना, लोगों तक सप्लाई कर देना, वही क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। अब इसको ऐसे समझिएगा, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल आसान उदाहरण दूंगा। देखिएगा, जैसे आप सभी को पता है कि आपके जैसे यहां पर है कोयला, सॉरी कोयला का उदाहरण यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसको बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा। देखिएगा, एक शॉर्ट रूप से आप इसको समझिएगा। मैं एक लकड़ी यानी कि एक जंगल का उदाहरण लेता हूं यहां पर, ठीक है। एक जंगल है यानी कि वन है। देखिएगा, एक वन है और वन के अंदर मानव जाता है, यानी कि जंगल प्राकृतिक देन है, प्रकृति से प्राप्त है मानव, ठीक है। यानी कि जंगल हमें किससे प्राप्त है, प्रकृति से, यानी कि अपन तो उसको लगाए नहीं, ठीक है। तो मानव इसके अंदर जाता है विचलन करने के लिए, यानी कि मानव इसमें जाता है तो मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इससे क्या बहुत सारी कीमती वस्तुएं लेकर आता है। जैसे यहां से जंगल से कोई भी व्यक्ति गया तो वो क्या लाएगा, लकड़ी लाएगा, ठीक है, लकड़ी लाएगा। कोई व्यक्ति गया तो वो यहां से क्या लाएगा, फल लाएगा। दूसरा व्यक्ति गया वो यहां से फूल लाएगा। तीसरा व्यक्ति गया, चौथा व्यक्ति गया तो वो यहां से क्या लाएगा, जड़ी बूटियां लाएगा, ठीक है। यानी कि सभी व्यक्ति मिलकर अलग अलग चीज ला रहे हैं। कहां से लाए, जंगल से लाए। यानी कि जंगल के अंदर क्या है, दुर्लभ है। जंगल दुर्लभ कैसे है, यानी कि यहां पर जो लकड़ी है ना, अभी इस लकड़ी की कीमत समझिएगा आप। ये लकड़ी है तो ये लकड़ी क्या है, यहां पर अभी पेड़ के रूप में है तो दुर्लभ है, यानी कि कमजोर संसाधन है। पेड़ का आप कहीं उपयोग नहीं कर सकते, है ना। तो मानव क्या करेगा, उसको काटेगा। ये मानव यहां पर गया, इसको काट कर लाएगा, काट कर लाके वो इसको किसके पास लाएगा, व्यापारी लोग इसको लाएंगे। पहले इसको काटेगा, उसको मजदूरी मिलेगी, ठीक है, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डेवलप होगी, यानी कि उसका घर का विकास होगा। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति जाएगा, व्यापारी, ठीक है। व्यापारी जाएगा, व्यापारी क्या करेगा, उसको खरीदेगा। व्यापारी खरीद कर क्या करेगा, उसको दूसरी जगह पहुंचाएगा माल को। दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या होगा, परिवहन का खर्चा होगा, यानी कि परिवहन जो व्यक्ति चला रहा है उसको क्या होगा, उसका डेवलप होगा। उसके बाद में जिस फैक्ट्री में उसने माल पहुंचाया है व्यापारी ने, तो उस फैक्ट्री का डेवलप होगा। उसके साथ में जिस व्यापारी ने पहुंचाया है उसका फायदा हो गया, ठीक है। इसके बाद में उस फैक्ट्री ने क्या किया, उसके छोटे छोटे भाग किए, यानी कि उसको साफ किया लकड़ी को, ठीक है। मान के उसकी छाल उतारे, उसके कांटे उतारे, उसके बाद में उसको साफ करके एक लकड़ी का रूप दिया। लकड़ी का रूप देने के बाद में फिर उन्होंने छोटे छोटे कारीगरों को बांट दिया, छोटे छोटे कारीगरों को बांट दिया, यानी कि लाखों मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं तो उनको रोजगार मिल गया। रोजगार मिलने के साथ साथ क्या हुआ, उनका घर का विकास हो गया। अब देखिएगा, एक लकड़ी से कितने लोगों को फायदा हो रहा है। पहला व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने गया, उसको हो गया। दूसरा व्यापारी को हो गया। तीसरा परिवहन वाले को हो गया। चौथा आपके कंपनी के मालिक को हो गया, जो कंपनी खोल रखा है। उसके बाद में पांचवा व्यक्ति उस मजदूर को हो गया। अब देखिएगा मजदूर क्या करेगा, मजदूर ये लकड़ी का है, ठीक है, ये डस्टर है, ये लकड़ी का है, तो ये लकड़ी थी बड़ी सारी, ठीक है। इसको काटकर मजदूर ने क्या किया, इसको छोटा रूप दिया और उसके रूप में इसको क्या बना दिया, डस्टर बना दिया। अब डस्टर बना देने के बाद में क्या हुआ, अब डस्टर देने के बाद में बना दिया, उन्होंने रूप दे दिया, उसके बाद में डस्टर बना, ठीक है। वहां से क्या हुआ, कंपनी से माल फिर अपलोड होगा, माल ओवरलोड हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, व्यापारी लोग आएंगे, वहां से खरीद लेंगे, ठीक है। जैसे उनको 1 दर्जन चाहिए तो वो यहां से खरीद लेंगे, कंपनी से खरीद लिया उन्होंने। कंपनी से खरीदने के बाद क्या करेंगे, जो शहर के अंदर बड़े बड़े शहरों में भेजेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे आपकी राजधानियां होती है, हर राज्य की राजधानियां होती है, तो वहां पर वो भेज देंगे। भेजने के बाद क्या करेंगे, वहां से वो अलग अलग जिले में भेजेंगे। यानी कि वो व्यापार कंपनी वाला जितना उसका खर्चा हुआ है, जितना उसके मजदूरी लगी है, वो उसका पैसा इससे वसूल कर लेगा, ठीक है। यानी कि उसी लकड़ी से वो सब वसूल कर लेगा। उसके बाद में वो अगले व्यक्ति को दे देगा। अगला व्यक्ति जो व्यापारी होगा वो वहां से ले जाएगा। उसके बाद में वो अपना मुनाफा काट कर, यानी कि अपना डेवलप कर कर आगे भेज देगा, आगे छोटे जो व्यापारियों को बेचेगा। बड़े जो व्यापारी होते हैं, यानी कि बुक डिपो सेलर होंगे, उनको दे देगा। बड़े बुक डिपो सेलर जो होते हैं वो क्या करेंगे,
वो छोटे छोटे लोगों को, यानी कि जो कस्बे में रहते हैं, शहर में रहते हैं, छोटे छोटे लोगों तक भेज देंगे। यानी कि एक वस्तु से, यानी कि ये कितनी कमजोर लकड़ी थी, यानी कि कितनी दुर्लभ वस्तु से इसको कितना मूल्यवान बना दिया गया और मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी साबित हो गई। ठीक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कहां से इसका जन्म होता है और कहां पर इसका खात्मा होता है। उसके बाद में क्या हुआ कि दुकान पर ये चीज आ गई, दुकान पर आ गई तो उसने सब जोड़ के, दुकानदार ने देखा कि ये 4.5 रुपए का मेरा यहां पर आके पड़ा है। ठीक है, सॉरी, जैसे 4.5 रुपए का यहां पर उसके पास पड़ा है तो वो दिमाग लगाएगा कि मुझे भी 50 पैसे इससे कमा लेने चाहिए। तो मैं उसके पास खरीदने गया तो उसने मेरे को कितने का दिया, 5 रुपए का दे दिया। ठीक है, इसको मान लीजिएगा सपोज करके 5 रुपए का दिया, तो उसने क्या किया, 50 पैसे अपने बचा लिए। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति का क्या हो गया, विकास हो गया। अब देखिएगा, अब कहां से शुरू हुआ था, जंगल से, यानी कि वनस्पति, यानी कि प्रकृति से शुरू हुआ और कहां तक हुआ, मानव का वितरण हो गया। समझ गए आप, वितरण इस प्रकार से हुआ कि देखिएगा, मैंने समझाया था आपको कि अर्थशास्त्र समाज के द्वारा किसी भी दुर्लभ वस्तु को क्या मूल्यवान बना देना और उसका वितरण कर देना ही क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। और यही सबसे अच्छी परिभाषा, अगर ये याद हो गई ना, सही कह रहा हूं, पूरी अर्थशास्त्र समझ में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी कमजोर वस्तु को मूल्यवान बनाकर उसको बांट देना या वितरण कर देना ही क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। तो फिर उसने क्या किया, मेरे को बेच दिया, अब मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, यानी कि मेरे जीवन के लिए ये उपयोगी है क्योंकि मुझे इसको मिटाना है। ठीक है, तो उपयोगी है तो मैं इसको खरीद कर लाऊंगा, यानी कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो अब इससे क्या होगा कि अब आपने सोचा होगा कि इससे सरकार को क्या फायदा होगा, अब इससे आप सभी व्यक्तियों को फायदा हो गया। इस डस्टर से, यानी कि एक लकड़ी से आप सभी व्यक्तियों को फायदा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको मजदूर के रूप में फायदा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको व्यापारी के रूप में फायदा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको मजदूर जो होता है उसके रूप में हुआ, परिवहन अगर आप चलाते तो उसके माध्यम से हो गया। उसके बाद में अगर आप सेलर यानी कि बुक डिपो खोल रखे हैं तो उसके माध्यम से हो गया। अब इस पर क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट को क्या मिलता है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जंगल से उसने काट के ले आया, जंगल से अगर काट के ले गया तो उसने कुछ नहीं दिया यहाँ पे, तो ठीक है, व्यापारी ने सब कुछ अपना हजम कर लिया। उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ये परिवहन चलाएगा, परिवहन से जो माल अपलोड होकर जाएगा तो वो उससे क्या लेगी, टैक्स लेगी। पहले जो उस सड़क पे चलेगा उसका टैक्स लेगी। ठीक है, तो उससे क्या है, उससे सरकार चलती है आपकी। और उसके बाद में जो इस वस्तु पर जो बुक डिपो, जो सेलर होते हैं, जो कंपनी होती है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार भी चलती है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो 25% का योगदान सरकार का होता है, मतलब 25 पैसे सरकार ने भी इससे कमाए हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने कमाकर ये चीज कितने रुपए की बनी होगी, यानी कि ये आपके मुश्किल से 1 रुपए की होगी। ठीक है, जब ये जंगल से आई थी तो इसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन मुश्किल से जब कंपनी में तैयार होगी तो इसकी जो प्राइस थी वो 2 रुपए तक हो गई होगी। लेकिन उसके बाद 3 रुपए जो बढ़ गए वो किसके काम आए, यानी कि पूरे मानव जीवन के काम आ रहे हैं आज। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि अर्थशास्त्र जो होती है इसकी परिभाषा इसे समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, समझ जाइएगा। अर्थशास्त्र समाज के द्वारा किसी भी दुर्लभ वस्तु को या प्रकृति को या संसाधन का उपयोग कर एक मूल्यवान वस्तु बनाकर उसका वितरण करती हो, उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अभी समझ में। अब देखिएगा, समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में, सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अर्थशास्त्र के साथ में अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, आगे चलिएगा। अब अगला टॉपिक आपके विशिष्ट एवं समष्टि। ये चीजें क्या है, ये 2 टॉपिक कहां से आ गए, इसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है क्या है ना, लेकिन ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिएगा, एक समय क्या हुआ कि पूरा विश्व महामंदी का दौर चल रहा था। 1930 का दशक याद आते ही आप सभी के दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो। ठीक है, और वो क्या चीज थी, क्योंकि उससे पूरा विश्व क्या था, पूरा विश्व के अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था जो थी ना वो डगमगा गई थी। पूरा विश्व की बात करें ना, पूरे विश्व के संदर्भ में, यानी कि एक देश नहीं, पूरा विश्व उसके शिकार हो गया था। यानी कि विश्व के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उसकी वजह से। अब आपको याद होना चाहिए क्या था, और वो चीजें 2 बार हुई थी। प्रथम बार में इतना नुकसान नहीं पहुंच पाया था, दूसरी बार में इतना नुकसान हुआ था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उसके कारण महामंदी का दौर आ गया था विश्व के अंदर, और उस दौर को 1930 का समय है वो। ठीक है, तो अब आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा दौर था वो। ठीक है, और किस लिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, कौन सा दौर था, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था, एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ाया था, और जब मैंने इतिहास की क्लास दी थी उस समय मैंने जिक्र किया था। ठीक है,
तो वो दौर कौन सा था उसके बारे में बताइएगा कमेंट करके। अब देखिएगा, अब क्या हुआ कि 1930 का दौर चल रहा था और उस समय अर्थशास्त्रवेताओं की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि देश के अंदर, विश्व के अंदर, यानी कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था का डेवलप कैसे किया जाए, विकास कैसे किया जाए। तो अर्थशास्त्रवेताओं का दिमाग खराब हो रहा था, साइंस वैज्ञानिकों का भी दिमाग खराब था, क्योंकि अर्थव्यवस्था है ही नहीं, सब चीज अर्थव्यवस्था पर डेवलप है। अगर विज्ञान के खोज में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो भी किस पर डेवलप है, अर्थशास्त्र पर डेवलप है। यानी कि जब तक अगर अर्थशास्त्र नहीं होगा, यानी अगर पैसा नहीं हो सकता, पैसा नहीं होगा, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी शोध नहीं कर सकते, कोई भी आप तंत्र बनाना चाहते हैं, आप मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं, चंद्रयान पर जाना चाहते हैं, वहां नहीं जा सकते। ठीक है, किसी भी चीज की आप खोज करना चाहते नहीं कर सकते, तब तक आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं है। तो अब महामंदी का दौर था, सभी का दिमाग खराब था, तो अर्थशास्त्रवेताओं ने क्या किया कि अर्थशास्त्र के दो भाग क्या दिया उन लोगों ने, दो भाग इस प्रकार से किया। उन्होंने पहला भाग बना दिया विशिष्ट, एक दूसरा भाग बनाया सिमिष्ट। सिमिष्ट और विशिष्ट दो शब्द है, सिमिष्ट और विशिष्ट। अब दोनों शब्दों का अर्थ समझना है। सिमिष्ट जो अर्थशास्त्र होती है उसको क्या कहते हैं, और विशिष्ट अर्थशास्त्र होती है उसका क्या काम था। अब इन्होंने अर्थशास्त्रवेताओं ने दो नामों से इनको पुकारा और दो भागों में बांट दिया अर्थशास्त्र को। अब देखिएगा, जो माइक्रो, अब इसको आप बोल सकते हैं माइक्रो, ठीक है, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने नाम दिया। अब देखिएगा, अब जो सिमिष्ट अर्थशास्त्र थी उसका जनक आपके जो कौन था, जॉन माइनेड किन्स। जॉन माइनेड किन्स अर्थशास्त्रवेता था और वो इसका किसका जनक था, सिमिष्ट, सिमिष्ट अर्थशास्त्र का जनक था। यानी कि सिमिष्ट जो अर्थशास्त्र थी उस पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उसका आयाम बहुत ज्यादा मात्रा में सफल हुआ। यानी कि जो उसने विचार बताए वो सफल हुए अर्थशास्त्र के अंदर, तो वो उसको क्या कहा गया, जनक कहा गया। कौन सी अर्थशास्त्र का, केवल सिमिष्ट अर्थशास्त्र का जनक है वो। ठीक है, कौन है, जॉन माइनेड किन्स। नाम याद रखिएगा क्योंकि प्री एग्जाम में आपसे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है ऐसा ना, तो याद रखना। ठीक है, जॉन माइनेड किन्स ने क्या कहा जाता है, सिमिष्ट अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इस दोनों को समझिएगा आप। और इसकी पुस्तक थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इसका प्रकाशन हुआ था आपके 1936 में। यानी कि महामंदी का जो दौर था उसके बाद में 6 साल बाद में इसने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था, जिसका नाम आप याद रख लीजिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी। ठीक है, तो ये प्रकाशन हुई 1936 के अंदर, और इस पुस्तक के माध्यम से ये जो महामंदी का दौर था उससे निकलने का, उससे उबरने का क्या मिला, एक रास्ता मिल गया लोगों को। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिकों को एक रास्ता मिला, और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो जॉन माइनेड किन्स है ना, वो क्या है, अर्थशास्त्र का, कौन सी, सिमिष्ट अर्थशास्त्र का क्या है, जनक है ये तो। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, जनक कह दिया उसको। ठीक है, तो इसी प्रकार से सिमिष्ट अर्थशास्त्र का मतलब आप समझिएगा, सिमिष्ट अर्थशास्त्र का मतलब है जंगल से। मैंने आपको पहले उदाहरण देके समझाया था, सिमिष्ट अर्थशास्त्र यानी कि बड़ा, इसका मतलब किससे है, जंगल से है। और विशिष्ट अर्थशास्त्र का संदर्भ में आप देखेंगे तो इसका संबंध किससे है, पेड़ से है। अब पेड़ में और जंगल में क्या फर्क होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। अब इस चीज को अगर आप समझ गए, यानी कि अर्थशास्त्र लॉजिक के तौर पे भी चलती है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। यानी कि उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि जो सिमिष्ट अर्थशास्त्र होती है, आपकी जो सिमिष्ट अर्थशास्त्र होती है वो क्या होती है, जंगल की तरह होती है। और जो ये होती है ना, कौन सी, विशिष्ट अर्थशास्त्र जो होती है वो आपकी किसकी तरह होती है, पेड़ की तरह होती है। अब पेड़ के संदर्भ में और इसके संदर्भ में क्या फर्क है, इसको जानेंगे अपन। देखिएगा, जंगल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जंगल से आप कितने बहुआयामी वस्तु कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जंगल को बचाते हैं तो आप वहां से बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते कि नहीं। देखिएगा, जंगल से आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, गोंद प्राप्त कर सकते हैं, जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं, फूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में आप घास प्राप्त कर सकते हैं, जंगली जानवरों को आप वहां पर रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आयाम आप इससे प्राप्त कर सकते हैं जंगल से। लेकिन पेड़ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, अब देखिएगा, पेड़ का मतलब अगर आप समझेंगे तो आप इससे मुख्य रूप से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, छाया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी छाल का उपयोग कर सकते हैं अगर कोई पेड़ कीमती है तो। ठीक है, उसके बाद में इसके फल फ्रूट आते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं आप, है ना।
कोई जड़ी बूटियां वाला अगर कोई वृक्ष है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं ना। लेकिन जंगल से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, बहुत सारे आयाम प्राप्त हो रहे हैं। और पेड़ से क्या प्राप्त हो रहा है, केवल एक ही आयाम है आपके पास कि इससे आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं या फिर छाया खा सकते हैं। यानी कि अब इसमें एक लॉजिक और समझिएगा, यानी कि ये पेड़ है तो पेड़ का मतलब है अगर आप इसको काटेंगे तो केवल आप या तो इसका लकड़ी का उपयोग कर लीजिएगा या फिर आप इसकी छाया में बैठ जाइएगा। ठीक है, अगर आप इसको काटकर उपयोग में लेना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, काटकर उपयोग में लेंगे तो ना तो आपको ये छाया देगा, ना आपको ये फल देगा, और नहीं आपको ये फूल देगा, नहीं आपको ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ऑक्सीजन देगा, यानी कि ये किसी का काम का नहीं है, आपके केवल इसका आप लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं इसको काटने के बाद। लेकिन जंगल में ऐसा नहीं है, जंगल का आप उपयोग करोगे ना तब भी वो आपको क्या देगा, जो चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जंगल उसको देगा, क्योंकि वो दोबारा वहां पर क्या हो जाती है, उत्पादित हो जाती है। यानी कि जंगल बहुत विस्तार होता है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि जो स्मिथ है, यानी कि जॉन माइनेट किन्स ने, जो उसकी पुस्तक थी जिसका नाम द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी था, तो 1936 में उसका प्रकाशन हुआ। तो उस पुस्तक में यही लिखा उसने कि देखिएगा ये जो स्मिथ अर्थशास्त्र होती है ना, इसका मतलब यह है कि इसका तात्पर्य जंगल से है, कि अगर आप जंगल में जिस प्रकार से कोई भी बहुआयामी वस्तु या खरीद सकते हैं, कोई भी चीज ला सकते हैं वहां से, उसके बाद भी उसकी कमी महसूस नहीं होगी आपको ना। लेकिन उसी के बाद में उन्होंने बताया, ऑब्जेक्ट में इसको बताया कि जो विशिष्ट अर्थशास्त्र होती है, जो विशिष्ट अर्थशास्त्र होती है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज की कमी, यानी कि किसी भी एक वस्तु का अगर आप उपयोग करोगे तो आपको उसकी हमेशा के लिए कमी महसूस होगी। समझ में आया? देखिएगा सामान्य रूप से, फिर आपको सामान्य साधारण लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बहुत सारे उदाहरण देके समझाता हूं, फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर अर्थशास्त्र समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अर्थशास्त्र की लैंग्वेज बहुत कठिन है। मैं तो आपको बहुत साधारण समझा रहा हूं, इसको बहुत कठिन है, आप किताबों में पढ़ के देखना समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ये समझोगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। बहुत साधारण लैंग्वेज में समझा रहा हूं, समझ जाइएगा। देखिएगा, पेड़ से तात्पर्य था आपको कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी अगर आप इसका एक बार उपयोग कर लेंगे तो, और स्मिथ से मतलब था जंगल से कि आप इसका बारंबार उपयोग कर सकते हो। यानी कि जब महामंदी के दौर से जब गुजर रहा था विश्व, तो भूगोल अर्थशास्त्रवेताओं ने कहा कि देखिएगा, वैज्ञानिकों से कहा कि आप एक पर्टिकुलर एक चीज का उपयोग मत कीजिए, यानी कि अगर दुनिया में एक ही चीज है तो उसका उपयोग मत कीजिए, आप उसका उपयोग कीजिए जो बहुआयामी में प्राप्त है, यानी कि बहुत सारी मात्रा में क्या है, प्राप्त है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा ही हुआ है। देखिए ऐसा कैसे हुआ है, अब देखिएगा इसमें आपके बहुत सारे खनिज भी आप इसमें ले सकते हैं, आपका सोना है, चांदी है, ठीक है, यानी कि आपका लोहा है, ये सब चीजें है ना, ये कुछ समय के लिए है, सीमित समय के लिए आपके पास है। अगर आप इसका ज्यादा उपयोग करोगे ना तो खत्म हो जाएगी एक दिन। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं पर्यावरण को बचाइएगा, पर्यावरण का उपयोग इतना मत करिएगा, पर्यावरण को बचाने का काम कीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि आप वर्तमान समय में अगर शहरों की हालत देखेंगे तो आपको पता है कितनी बुरी है, तो इसलिए कहते हैं पर्यावरण को बचाइए। और यूपीएससी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है पर्यावरण और परिस्थिति, बहुत सारे सवाल पूछता है उससे, और उसको जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप चिंता मत करना किसी चीज की। देखिएगा समझ में आ गई, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जंगल और पेड़ के संदर्भ में अगर आपके समझ में आ गई विशेष और सीमित अर्थशास्त्र तो आ गई, नहीं आएगी भी नहीं। ठीक है ना, समझ जाइएगा। चलिएगा अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, यानी कि आगे कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, यानी कि इसका मतलब होता है छोटा, यानी कि माइक्रो, माइक्रो भी इसको कहा जाता है ना, याद रखना, यानी कि विशेष अर्थशास्त्र को माइक्रो कहा जाता है, और जो ये है इसको बड़ा, यानी कि बिग बोल सकते हैं आप इसको, यानी कि बड़ी अर्थशास्त्र इसको, या बड़ी माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये माइक्रो है और एक मैक्रो कहा जाता है। ठीक है, और माइक्रो अगर मैक्रो नाम आ जाता है तो समझ जाइएगा, यानी कि बड़ा विस्तार से, यानी कि बड़ा का तात्पर्य किससे, जंगल से है, और छोटे का तात्पर्य किससे, पेड़ से है। मैंने जंगल और पेड़ का उदाहरण देके समझाया है, वैसे इसको छोटे बड़े के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन छोटे बड़े के रूप में आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने जंगल और पेड़ का उदाहरण देके आपको समझाया है। ठीक है ना, मैंने पेड़ का और जंगल का उदाहरण देके आपको समझाया है ताकि आपकी ये बात समझ में आ जाए। यानी कि जंगल का मतलब होता है बड़ा विस्तार भूभाग, ठीक है, और पेड़ का मतलब होता है एक छोटा बाग, यानी कि एक छोटा पौधा या एक छोटा पेड़। ठीक है, और जंगल का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ पौधे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप इसका बहुत उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग ना करें। इसका उपयोग ना करने का मतलब है ना के बराबर करें, और करे तो इसकी जगह दूसरा पेड़ लगाएं। ठीक है, यानी कि कोई भी आयाम अगर इस प्रकार का आयाम है,
यानी कि बहुत कम मात्रा में है और उसका उपयोग कर रहे हैं तो नष्ट हो जाएगा, यानी कि आने वाली पीढ़ियां उसको देख नहीं पाएगी। देखना तो दूर की बात, वो बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, आने वाले भविष्य में आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो जॉन माइनेड किन्स है उसने एक समाधान निकाल दिया 1936 में, और उन्होंने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र पर आप काम कीजिएगा, और समष्टि अर्थशास्त्र पर काम किया गया तो विश्व की जो महामारी का दौर था वो 1940-45 तक समाप्त हो गया था, यानी कि बहुत अच्छा समय आना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिएगा, अब सबसे पहले एक काम कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले आपका नाम कमेंट कीजिए। जो भी विद्यार्थी अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, वो भी अपना नाम कमेंट करेगा। और मैं आपको एक कोड देता हूं, एक कोड मैं लास्ट में दूंगा, एक कोड आप लिखिएगा 028, यानी कि ये कोड कमेंट कीजिए आपके नाम के साथ में, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा आप में से कौन ने किसने क्लास ली है। देखिएगा 028 कोड है, उसको कमेंट कीजिएगा आप क्लास के, और अपना नाम साथ में कमेंट कीजिएगा ना, और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है आपके अर्थशास्त्र का क्षेत्रक। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने समझा दिया, अर्थशास्त्र क्या होती है, ठीक है। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी उसे मैंने आपको बता दिया कि अर्थशास्त्र क्या होती है ना। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की जो अर्थव्यवस्था होती है इसके क्षेत्रक क्या क्या होते हैं। अब देखिए साथियों, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं उसमें बताया है अर्थशास्त्रवेताओं ने कि प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया, और तृतीय क्षेत्र का उप क्षेत्र होता है, चतुर्थ क्षेत्र हो गया, पंचम क्षेत्र हो गया। अब आप सभी जानते हैं इनके बारे में, लेकिन यहां पर मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो आप नहीं जानते, ठीक है। आज तक आपने जो पढ़ा है वो सामाजिक विज्ञान की जो किताब में, एनसीईआरटी बुक में जो आपने पढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, या ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, ठीक है। जहां भी आपने पढ़ा है उसको एक सामान्य दृष्टि से पढ़ा है, इकोनॉमी की दृष्टि से आपने उसको कभी नहीं पढ़ा, और इकोनॉमी की दृष्टि से आज मैं आपको बताऊंगा इसको ना। तो देखिएगा, इसको समझते चलिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के दो उपक्षेत्र है जिसका क्या क्या नाम है, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। दो उपक्षेत्र है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र है। अब देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है। अब प्राथमिक क्षेत्र को हम किसके संदर्भ में पढ़ेंगे, पहले हम किसके, इकोनॉमी के, ठीक है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है, दहन करता है, प्राकृतिक संसाधनों का दहन करता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का ये क्या करता है, उपयोग करता है, उसको नष्ट करता है, दहन करता है। अब प्राथमिक क्षेत्र इसका उपयोग और प्राकृतिक दहन कैसे करता है, आपकी समझ में आया, समझ में आना चाहिए। मैंने पहले उदाहरण देके बताया था, यानी कि मैंने एक बात कही थी कि व्यापारी बाद में जाएगा, पहले लकड़ी काटने कौन जाएगा जंगल में, मजदूर। मजदूर व्यक्ति किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा बेचारा, ठीक है, गरीब है इसलिए, है ना। उसके बाद में वो क्या क्या कर देता है, देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र वाले व्यक्ति इसके जिम्मेदार होते हैं, यानी कि गरीब व्यक्ति इसके जिम्मेदार होते हैं, जबकि प्रॉफिट किसको मिलता है, जो पैसे वाले अमीर व्यक्ति होते हैं। यही तो है दुनिया में, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि प्रकृति का दहन जो होता है, प्रकृति को जो नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को जो नष्ट कर रहे हैं वो कौन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के ऊपर थोपा गया उसको। यानी कि वही व्यक्ति क्या करता है, उत्खनन भी करता है, यही कार्य, यही व्यक्ति उत्खनन करता है, यानी कि खनिजों को खोदता है। इसको पता नहीं होता कि ये कितनी कीमती चीज है जिसको मैं खुदान कर रहा हूं, इसको ये पता नहीं है कि मैं जो लकड़ी काट रहा हूं, चंदन की लकड़ियों का आपको पता है ना, तस्करी करते हैं लोग, व्यापार करते हैं, हाथी के दांत के लिए हाथी को नष्ट कर देते हैं, शेर की खाल के लिए शेर को खत्म कर देते हैं। तो वो कोई व्यापारी लोग थोड़ी जाते हैं वहां पर, पैसे वाले जो उसको बेचते हैं, उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो लोग नहीं जाते वहां पर, मजदूर जाता है, ठीक है। जिसको आप कहते हैं ना बेरोजगार है देश के नवयुवक, देश के नवयुवक बेरोजगार नहीं है, जानबूझकर बेरोजगार हो गए, ठीक है ना। तो इस पर अगर आप अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था को नहीं समझ पाए तो बेरोजगार रहेंगे। अब देखिएगा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था आपको क्या देती है, यहां से आपको एक आयाम सिखा रही है, इसको समझिएगा। प्राकृतिक दहन करने का काम कौन करता है, प्राथमिक क्षेत्र का व्यक्ति। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति आता है, मजदूर व्यक्ति आता है, गरीब व्यक्ति आता है, और इसी के हाथ से क्या काम करवाया जाता है, प्राकृतिक दहन करवाया जा रहा है। यानी कि सारा जो भी काम हो रहा है ना दुनिया में नष्ट करने का, वो गरीब व्यक्ति पे थोपा जा रहा है। फायदा किसको हो रहा है, अमीर व्यक्ति को हो रहा है। अब देखिए क्या क्या काम करता है, प्राकृतिक दहन भी करता है। प्राथमिक क्षेत्र के व्यक्ति क्या करते हैं, प्राकृतिक दहन करता है ये। उसके बाद में उत्खनन कार्य करता है, और जो कच्चा जो पदार्थ होता है उसको भी निष्कासन यही करता है। यानी कि कोयले की खानों में जो काम करने वाला होता है वो गरीब मजदूरी होता है, कौन जाएगा वहां पे। अमीर व्यक्ति तो इस प्रकार से आते हैं जो उनके व्हाइट, इतने व्हाइट होते हैं कि उनमें ब्लैक का दाग भी नहीं होता, और वो किसके मालिक होते हैं, कोयले की जो खाने होती है उसके मालिक होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो उनको पता थोड़ी ना इस बात का।
बस गरीब मजदूरों को जहां भी डाल दिया जाएगा वहां डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यही प्राथमिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या क्या कर देता है, प्राकृतिक दहन कर देता है, उत्खनन कर देता है, उसको पता नहीं होता इसलिए कर देता है वो ना। तो ये क्या होती है, लेकिन एक बात है, अब प्राथमिक जो क्षेत्र होता है इसमें एक चीज है कि इसमें एक व्यक्ति होता है जो कृषि करता है, मुख्य रूप से कृषि, ठीक है ना, कृषि भी उत्पादित करता है यही व्यक्ति। यानी कि इसमें से सभी व्यक्ति क्या नहीं करते, प्राकृतिक दहन सभी व्यक्ति करते हैं, यानी कि जो मजदूर लोग होते हैं, कृषि कुछ ही लोग कर पाते हैं। वर्तमान संदर्भ में तो आप देखेंगे तो कृषि के लिए लोग राजी नहीं है, क्योंकि बहुत बुरी व्यवस्था हो चुकी है देश में ना। तो इसलिए कृषि उत्पादित करने के लिए तो लोग तैयार ही नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो ये पता नहीं प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस चीज का आपको भी ख्याल रखना है। अब देखिएगा, प्राकृतिक दहन ये कर लेता है, उत्खनन कर लेता है, कृषि उत्पादित कर लेता है। अब इस व्यक्ति का, प्राथमिक क्षेत्र का व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। लेकिन ये प्रकृति के साथ में जो मानव जीवन है और जो पशुजनक है, यानी कि जो जीव मंडल है, जीव मंडल आप इसको कह सकते हैं, जो जीव मंडल है उसके लिए क्या करता है, उत्पादन भी करता है, कृषि करता है, बहुत बड़ी मात्रा में कृषि करता है, जिसको पूरे विश्व को ये क्या करता है, पूरे विश्व को चला रहा है आज ये। और वो व्यक्ति कौन होता है, किसान होता है, गरीब होता है, ठीक है ना, मजदूर व्यक्ति होता है। वही व्यक्ति क्या करता है, कृषि करता है। अब कृषि के संदर्भ में क्या हुआ कि देखिए, कृषि में अगर 50% उत्पादन, किसमें 50% उत्पादन का मतलब हो गया कि 50% उत्पादन का मतलब हो गया कि 50% आपकी लेवल, यानी कि आप आवश्यकताओं की पूर्ति कर चुके हो, उसके बाद में अगर 50% से ज्यादा उत्पादन होता है तो वो देश की जीडीपी में जोड़ा जाता है। सबसे मुख्य चीज यही है जो आपने आज तक नहीं पढ़ी। ठीक है, यानी कि आपने ये तो पढ़ लिया होगा, कृषि उत्पादन करता है, मछली पालन करता है, पशुपालन करता है, लेकिन ये सब चीजें सामान्य है। लेकिन अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसको ऐसे पढ़ना है। और पर्यावरण प्रस्तुति के संदर्भ में जब पर्यावरण प्रस्तुति आपको पढ़ाऊंगा तो वो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको बताया प्राकृतिक का दहन करता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र को बताया गया कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है, द्वितीय क्षेत्र कितना पहुंचाता है, तृतीय क्षेत्र कितना पहुंचाता है, इन सब के बारे में आपको पर्यावरणिक परिस्थिति के तंत्र में पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी में ये सब चीजें क्यों जोड़ी गई है आपको पता है, क्योंकि आप एक जिला का प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको देश को चलाना है। आगे आने वाले भविष्य के जो विद्यार्थी है या भविष्य जो आने वाला देश का जो भविष्य है उसको आपको संवारना है। इसलिए इस सब चीजों को आपको अभी पढ़ाना चाहिए। और आपको पढ़ाने का मतलब यही है कि आप यहां से कुछ सीख के जाएं। यानी कि प्राकृतिक का दहन प्राथमिक क्षेत्र वाला व्यक्ति कर रहा है क्योंकि वो जानता नहीं इसलिए करता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी मैं बहुत बड़ा उदाहरण दे दूंगा, नहीं तो ना। देखिएगा अब क्या करता है कि कृषि उत्पादन, अगर वो व्यक्ति खेती करता है तो इसके साथ में क्या होता है। अब आपको एक पता है कि कृषि तो कर लेता है, लेकिन इसको उचित, ये कृषि करना क्यों नहीं चाहते आज की दुनिया। आज का जो मानव है वो कृषि करना क्यों नहीं चाहता। पहले के लोग तो सब कृषि करना चाहते थे, आज का व्यक्ति कृषि क्यों नहीं करना चाहता। आज सब लोग नौकरी के पीछे क्यों भगते हैं, सब लोग बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हैं, इसका पता है आपको। देखिएगा, इसका एक पता है, पता होना चाहिए। ये एक देश की क्या है, बहुत बड़ी कुप्रथा है हमारे देश में, यानी कि बहुत नुकसानदायक एक व्यवस्था लागू की गई है, जो ये है कि जो जीडीपी का योगदान है ना, यानी कि कृषि में अगर आप 50% उत्पादन करेंगे तभी आप जीडीपी का हिस्सा बन सकते हैं। कृषि प्रधान व्यक्ति अगर जीडीपी का हिस्सा नहीं बनते ना, जिस प्रकार से व्यापार होता है, व्यापार जीडीपी का पूरा हिस्सा होता है, तो व्यापारी लोगों को क्या होता है, पूरी अथॉरिटी होती है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है ना। लेकिन इस गरीब किसान को फायदा नहीं होगा, क्योंकि 50% अब लोग क्या करने लगे, कृषि नहीं करने लगे। किसी साल क्या होती है, महामारी आ जाती है, किसी साल उनको कई समस्याएं हो जाती है। ठीक है, ओलावृष्टि हो जाती है, बरसात कम हो जाती है, सूखाग्रस्त रह जाता है, तो वो क्या है, उत्पादन नहीं कर पाता, और उत्पादित नहीं करता तो जीडीपी में हिस्सा ही नहीं ले पाता। अब जीडीपी में हिस्सा नहीं लेगा भाई, तो उसको उचित मूल्य कहां से मिलेगा, यानी कि उचित मूल्य नहीं मिल पाता, तो वो क्या करता है फिर, यानी कि आपको पता है ना, एफसीआई जो गोदाम होता है इंडिया का, अभी एक एक्ट पारित किया गया इस पर, खाद्य विभाग पर, है ना, आपको पता है ना, 3 नियम लागू किए गए थे, इस पे अधिनियम लागू किए हैं, उस पर मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको ना। ठीक है, तो एफसीआई गोदाम क्या करता है, आप सभी को पता है, अभी 4-5 साल से, यानी कि शायद 5-7 साल से पहले, 7 साल से क्या अच्छी पैदावार हो रही है देश में, तो एफसीआई गोदाम क्या कर लेता है, उसका संग्रहित मतलब एकत्रित कर लिया उनको। गेहूं इतनी मात्रा में है कि बरसात आने पर गेहूं गल रहे हैं, सड़ रहे हैं गोदामों में इतनी मात्रा में, और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, लोगों को, गरीब लोगों को कितने में बांट रहा है, 2 रुपए किलो में।
अब भाई वो उसको 2 रुपए किलो में बांट रहा है, उसने इतना एकत्रित कर लिया। अब किसान को कहेगा कि जीडीपी, यानी अब किसान उत्पादित करेगा, अब किसान उत्पादित करेगा तो सब चीजें तो महंगी है। पेट्रोल से अगर वो सिंचाई करेगा तो महंगी है, ठीक है। विद्युत अगर वो उपयोग करेगा तो वो भी महंगी है। बीज अगर वो लाएगा तो वो भी महंगा है। अगर खाद नहीं लाएगा तो फसल उत्पादित नहीं होगी, खाद महंगा है। कीटनाशक लाएगा तो वो और ज्यादा महंगा है, ठीक है ना। तो अगर वो ट्रैक्टर से पहले वो पशुओं से करता था तो उसका पर्सनल होता था, ठीक है। अब वो क्या करता है, अब उसको सुविधा इतनी दे दी गई है कि वो क्या करेगा, ट्रैक्टर लाएगा तो ट्रैक्टर में डीजल डालेगा, यानी कि वो बहुत महंगा है। उसके साथ में वो बहुत सारे आयाम खरीदेगा तो वो बहुत सारे महंगे हैं। तो उससे क्या है, किसान क्या है, गरीबी में डूबता जाता है। और इधर क्या है, मूल्य नहीं बढ़ पा रहा उसका, यानी कि वो पहले भी 15 रुपए किलो ही थे और अभी भी वो 15 रुपए किलो ही मिलेंगे। तो अब इधर एक बात देखिएगा, 15 रुपए किलो ही उसको पहले भी था और 15 रुपए किलो उसका अभी मूल्य है। तो आप एक बात का अनुमान लगाइए, जो चीज 10 रुपए की मिलती थी वो आपने 25 रुपए की कर दी, यानी कि सरकार ने उसका 25 रुपए मूल्य बढ़ा दिया, व्यापारी लोगों ने उसका 25 रुपए दाम बढ़ा दिया, लेकिन किसान को तो वही नुकसान हो रहा है आज भी, यानी कि किसान ही तो उसका भुगतान कर रहा है। इसलिए लोग कृषि से पिछड़ रहे हैं। आप जिस जिले में जाएंगे ना प्रशासनिक अधिकारी बनकर, उस जिले में आपको यही काम करना है। पहले सबसे पहले सर्वे करेंगे आप, ठीक है, यानी कि जितने भी पटवारी गिरदावर होते हैं उन सबसे आप सर्वे कराएंगे। उपखंड अधिकारी होते हैं, आपके नीचे बहुत सारे अधिकारी मिलेंगे, तो उन सबसे आप सर्वे कराएंगे पहले कि कृषि में क्या हालत है, यहाँ पर कितनी एकड़ भूमि है, कितनी एकड़ भूमि पर किस प्रकार की व्यवस्था है, कहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए और कहां पर अच्छी बारिश होती है तो यहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जानी चाहिए। इन सब चीजों का आयाम एक किसका होता है, प्रशासनिक अधिकारी का होता है। लेकिन आज के प्रशासनिक अधिकारी में जितने भी लोग जा रहे हैं ना, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, कभी सर्वे करते ही नहीं है। कभी आपने देखा है अखबार में, कभी नाम देखा है कि आज इस अधिकारी ने सर्वे किया है कृषि का? कभी नहीं आता। क्यों आएगा? क्योंकि किसी को क्या मतलब है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं करना मेरे साथियों, आगे जाके आपको क्या करना है, इस व्यवस्था को सुधारना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भूखे मरने की नौबत आने वाली, बहुत जल्दी भूखे रहने वाले सबके सब। यानी कि ये किसान अगर खेती करना छोड़ देगा ना तो भूखे मर जाएंगे सबके सब। आज सब चीजें इसकी देन है, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक राजनेता कभी भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी इनके लिए बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप तालाब का निर्माण करवा सकते हैं, आप नहर की व्यवस्था करवा सकते हैं, आप नदी का जल अगर दूसरी जगह से प्रभावित हो रहा है तो उस पर बांध बनवा सकते हैं। ये सब काम आपके, रिपोर्ट दो ना आप गवर्नमेंट को कि ये काम करो, इस पर आपका हक और अधिकार बनता है पूरा, तो आपको ये काम करना है, ठीक है ना। चलिएगा, इसके बाद में बहुत कुछ समझाऊंगा आगे, हर टॉपिक पर आपको इस प्रकार से समझाता रहूंगा। तो कृषि का जीडी पर कृषि में और कृषि का नुकसान, किसानों को नुकसान किस कारण से हो रहा है, क्योंकि उसका जीडीपी में योगदान नहीं है बेचारेगा। जब वो 50% तक उत्पादित करता है तब तक तो उसका घरेलू आवश्यकता पूर्ति होती है। 50% के बाद में जब उत्पादन होता है तो वो जीडीपी में आता है। अब 50% के बाद में आपको पता है कितनी कृषि कर पाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जीडीपी में कम योगदान होता है। अभी आपको पता है ना, हालांकि जीडीपी गिरी है, उसमें किसानों का योगदान था। अब कितना परसेंट आप खुद ही सोचिएगा, जब उसकी सारणी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार बेचारों को मात्र 3-4% योगदान दिया गया, लेकिन वो भी बहुत उपयोगी था और बहुत अहम निभाता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है, ठीक है ना। लेकिन वो इसलिए पीछे है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इतनी सलाह देता हूं कि आप अगर प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और प्रशासनिक अधिकारी में जाते हैं तो आपका सबसे पहला दायित्व होगा किसान को महत्व देना होगा, उसके बाद में विद्यार्थी को महत्व देना है। दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। सबसे ज्यादा खिलवाड़ किस लोगों के साथ में हो रहा है, किसान के साथ में और विद्यार्थी के साथ में। सबसे पहले आपके नीचे जितने भी मजिस्ट्रेट जितने भी बैठते हैं कार्यालय में, ठीक है, यानी कि जिसको तहसीलदार बोलते हैं, नायब जो अधिकारी होता है उसका काम होता है ये देख रेख करने का, लेकिन वो नहीं करता, रिपोर्ट नहीं देता। क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर सही नहीं होता तो तहसीलदार क्या काम करेगा, नहीं करेगा। और तहसीलदार को जो रिपोर्ट देते हैं वो पटवारी गिरदावर होते हैं उसके नीचे, वो लोग देते हैं। लेकिन किसी को क्या रखा है, किसी को क्या मतलब है, तो रिपोर्ट देने का काम ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको अखबारों में कभी देखने को नहीं मिलता। कोई अधिकारी होता है जो अगर उस पर काम करता है तो बेचारे का ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी इस पर काम करेंगे, ठीक है ना। आप सभी मेरे से वादा करिएगा आप इस पर काम करेंगे ना। तो एक बार वादा करिएगा यस कहकर कि हाँ सर हम इस पर काम करेंगे ना। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थी इस पर काम करेंगे, है ना। नहीं तो बहुत जल्दी अपन क्या भूखे मरने वाले। अब देखिएगा द्वितीय क्षेत्र को समझिएगा। द्वितीय क्षेत्र के बारे में आपने समझा कि
कच्चे माल का उत्पादन होता है, उसके बाद में वो कर दिया जाता है। ये सब चीजें आपने सामान्य पढ़ी है, लेकिन वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपने नहीं पढ़ी। अब देखिएगा, इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी गतिविधियां रखी जाती है, मुख्यतः सभी गतिविधियां। इसमें एक लाइन दी गई है कि जो द्वितीय क्षेत्र है इसमें सभी गतिविधियां रखी जाती है मुख्य रूप से। अब क्या क्या रखा जाता है इसको समझिएगा। जिसका प्राथमिक क्षेत्र में परिसंचरण, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जिस चीज का उत्पादन करता है उसका उपयोगी बहुमूल्य बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र उपयोगी होता है, ठीक है ना। और उसमें क्या की जाती है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि उसको शुद्ध रूप, अगर अशुद्ध रूप प्राथमिक क्षेत्र से उपलब्ध होता है तो उसको शुद्ध रूप बना देती है, यानी कि उसको कीमती बना देती है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का काम होता है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र आ गए, उप क्षेत्र हो गए, विनिर्माण उद्योग हो गए, ठीक है। देश की आय में और जीवन यापन में कम से कम आधे हिस्सा होता है इसका। एक बात बताइए, जहां से उत्पादित हो रहा है उसको तो आपने एक शर्त रखी सरकार ने कि 50% से ज्यादा उत्पादन करोगे तभी जीडीपी में हिस्सा होगा आपका। और यहां पर क्या हो रहा है भाई साहब के साथ में कि जीडीपी के अंदर ही कितना योगदान दे दिया इन्होंने, 50% योगदान है वर्तमान समय के संदर्भ में द्वितीय क्षेत्र का। अब देखिएगा, इसको समझिएगा ये किस प्रकार से है। एक किसान गेहूं उत्पादित करता है, उसका 15 रुपए किलो गेहूं बिकते हैं बाजार में। 15 रुपए किलो अगर गेहूं बिक रहे हैं, ठीक है ना, 15 रुपए किलो अगर गेहूं बिक रहे हैं तो द्वितीय क्षेत्र में आते ही इसका आटा बनेगा, आटा बनेगा, उसको 25 रुपए किलो कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ काट लिया जाएगा, 25 रुपए किलो हो गया। 25 रुपए किलो होने के बाद में इसको जब दुकानदार के पास में जाएगा तो ये 30 रुपए किलो हो जाएगा। और 30 रुपए किलो होने के बाद जब ये ग्राहक तक पहुंच जाएगा ना तो ये 32 रुपए इसकी रेट हो जाएगी, यानी कि 15 रुपए, यानी कि दुगनी रेट आपने कर दी तो जीडीपी तो बढ़ेगी ना। यानी कि क्या होगा, वहां तो अन्याय कर दिया और यहां पर न्याय करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहां पर उसी व्यक्ति को फायदा हो रहा है जिसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। यानी कि बीचले व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, कृषि छोड़कर व्यापार पर आ रहे हैं, सीधे बिजनेस करना चाहते हैं सब। आजकल के नवयुवक क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं सब। क्यों करना चाहते हैं, उनको पता है अगर मैं कृषि करूंगा पिताजी की तरह भूखा मरूंगा, ना मेरी आने वाली पीढ़ियों को मैं पढ़ा पाऊंगा, ना उनको आगे बढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो इतना सा काम करे सरकार कि इसमें जितना योगदान है ना 50% इसका योगदान है, तो अगर ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं हो तो द्वितीय क्षेत्र किसी काम का नहीं है। अगर प्राथमिक क्षेत्र के लोग आपको कोयले का खनन करके नहीं देंगे तो आप कोयले से शुद्ध रूप में क्या बना पाएंगे, यानी कि लोहे, कच्चा लोहे का अगर खदान नहीं करके देंगे तो आप कुछ बना सकते हैं क्या। ये लकड़ियां, ये फर्नीचर, ये डस्टर जो बन के आया ना, अगर प्राथमिक क्षेत्र का व्यक्ति इस काम को नहीं करता, अगर लकड़ी काट के जंगल से नहीं लाता तो इसको निर्माण कर सकते थे कोई व्यक्ति, नहीं कर सकते। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में तो बहुत स्मार्ट लोग बैठते हैं, है ना। तो इसलिए तो इतना सा काम कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 32 रुपए किलो हो जाएगा यहां पर आकर। तो क्या हो गया, इसकी प्रोसेसिंग कितना किया इन्होंने, केवल आटा पीस के वापस पैक करके वापस बेच दिया, ठीक है। इसमें 32 रुपए कर दिए, यानी कि डबल रेट कर दी उसकी। तो इससे क्या हो गया, जीडीपी में इसको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है द्वितीय क्षेत्र को ना। इतना ही समझाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में इसको, अगर इसका दूसरा नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, देखिएगा, इसको औद्योगिक, इसका एक नाम है अर्थशास्त्र के संबंध में, इसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, नाम आ जाए कहीं तो समझ जाना, द्वितीय क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, ऑप्शन में आपको प्री एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। तो याद रहना द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है इसका ना, द्वितीय क्षेत्र से इसका क्या है, ताल्लुक है द्वितीय क्षेत्र से ये, ठीक है। इसके बाद में अगले टॉपिक की बात करें, तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, चलिएगा, ठीक है। मैं उदाहरण देने में आपको बहुत समय ले लेता हूं, लेकिन अगर आपके समय लग जाए, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। बड़ी बड़ी संस्थाओं में बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ना, समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो हुआ है उसका सेवा देने का काम होता है तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। अब देखिएगा तृतीय क्षेत्र में क्या क्या होता है, आपकी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, और शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसके बाद में परिवहन हो गया। अब इस चीज को समझाऊं, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। एक किसान क्या करता है, एक मजदूर लकड़ी काटकर जंगल से लाया, जड़ी बूटियां लेकर आया, ठीक है। एक मजदूर गया, जड़ी बूटियां लेकर आया, व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने द्वितीय क्षेत्र में भेजा,
द्वितीय क्षेत्र में भेजने के बाद द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्री में उसका क्या किया गया, प्रोसेसिंग की गई, यानी कि उसका छटवाई की गई, उसकी कटाई की गई, उसके बाद में उससे एक दवा बनाई गई। ठीक है, दवा बनाई। अब दवा बनाने के बाद में किसके पास में आएगी, तृतीय क्षेत्र के लोगों के पास में आएगी। ठीक है ना। अब तृतीय क्षेत्र के लोग क्या करेंगे कि उसका स्वास्थ्य में उपयोग करेंगे, यानी कि अगर आप बीमार होंगे तो आपको क्या करेंगे, दवाई देंगे, टेबलेट देंगे। तो वो कहां से आए, प्राथमिक क्षेत्र से आए थे। उत्पादन कहां से होता, प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ, उसकी प्रोसेसिंग हुई। तृतीय क्षेत्र में क्या हुआ, सेवा देने का काम हुआ। ठीक है। अब इसी प्रकार से शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर क्या हुआ, यानी कि एक व्यक्ति लकड़ी काटने गया, जंगल लकड़ी काट कर लाया, उसके बाद में उससे क्या बनाए गए, कागज बनाए गए। ठीक है, कागज बनाया गया। कागज बनाने के बाद में द्वितीय क्षेत्र में उसका कागज बनाया गया, तृतीय क्षेत्र में उसकी कॉपी किताब बन गई। ठीक है, तो किस में आ गए, शिक्षा में आ गए। इसके बाद में तृतीय परिवहन का मतलब क्या हुआ, परिवहन का मतलब भी यही हुआ। ठीक है ना, यानी कि किसी चीज का क्या कर देना, निर्माण कर देना, निर्माण यही हो जाता है। ठीक है, परिवहन का बहुत योगदान होता है, तो इसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, आ गए समझ में। सामान्य छोटी बातों तो आपको सबको याद होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटी बातों पर चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि मुझे टाइम पास नहीं करना, आपको मुझे कुछ सिखाना है। ठीक है, अब देखिएगा, किसी भी देश के जीवन यापन करने में कम से कम आधा योगदान होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी। अब इसको क्या कहा जाता है, सर्विस इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी। ठीक है, सर्विस इकोनॉमी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश की जीडीपी के अंदर इसका अगर आधा प्रतिशत हिस्सा होता है, यानी कि 50% तो प्राथमिक क्षेत्र को दे दिया गया बेचारे को, है ना। उसके बाद में आधे से आधा मतलब 25% इसको मान लो आप। ठीक है ना, 25% जीडीपी इसकी मान लीजिएगा, 50% हो गई, 75% जीडीपी हो गई। ठीक है, अब 25% बचेगी। 25% में किसान बेचारा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो 50% तो उत्पादन देके खिलाना ही है केवल, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जितनी भी मेहनत करे बेकार है। उसके बाद में पर्यटन आ जाएंगे, विदेशी आ जाएंगे, तो उन चीजों में जीडीपी बढ़ जाएगी, उनकी चीजों की महंगाई बढ़ा दी जाएगी। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से इस चीज को भी समझिएगा। सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं बताया, जीडीपी का मुख्य मतलब होता है क्या, उसका हिंदी अनुवाद करके नहीं बताऊंगा मैं उसको समझाना चाहता हूं। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी भी देश ने, अगर देश के संदर्भ में नहीं, अपने संदर्भ में समझिएगा, जैसे आपने इस वर्ष क्या कमाया, एक महीने में आपने 100 रुपए कमाए। ठीक है, 100 रुपए कमाए, तो अगले महीने में आपको कितने रुपए, आपको उम्मीद है कि मैं 200 रुपए कमा लूंगा इससे। ठीक है, 200 रुपए कमा लूंगा। अब आपने इस महीने 100 रुपए कमाए, आपको पता है अगले महीने मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने आवश्यकताओं के अनुभूति के रूप में आपने चीजें भी खरीद ली, क्योंकि आपको पता था 200 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन अब ये जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि आपको तो इस चीज का मालूम चल गया कि मुझे 200 रुपए मिलने वाले हैं, इसलिए आप खर्चा बढ़ा देंगे। खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति की जो चीजें होती है ना, वो लेकर आएंगे। और उससे क्या मिलेगा कि आने वाले समय में उससे क्या मिलेगा, उससे सरकार को क्या मिल जाएगा, टैक्स मिल जाएगा, यानी कि सरकार को आसानी हो जाएगी उस चीज को। यानी कि आप किसी भी, देखिएगा अभी आपके पास 100 रुपए हैं तब भी आप संतुष्ट हैं, 100 रुपए के अंदर भी आप क्या कर लेंगे, अपना आपका मैनेज कर लेते हैं। आपके पास 200 रुपए हैं तब भी मैनेज कर लेते हैं, 300 रुपए तब भी मैनेज कर लेते हैं। अब उसमें होता क्या है, होता यही है कि आपसे फिजूल की चीजें या फिजूल का खर्चा आपसे अधिक हो जाता है ना। क्योंकि अभी आप बाइक पे चलते हैं, थोड़े पैसे वाले हो जाएंगे तो फिर आपको 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर को छोड़िएगा फिर तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए आपको ना। और एक गाड़ी से क्या काम चलेगा, 2-3 गाड़ी आगे पीछे चाहिए अगर ज्यादा पैसा हो गया तो इस प्रकार से क्या कर देते हैं, फिजूल का खर्चा काम कर देते हैं। और सरकार को क्या मिलता है उससे, जीडीपी को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। यानी कि वो आपका तृतीय जो क्षेत्र होता है सर्विस वाला, ठीक है, यानी कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को फायदा मिल जाता है उससे। इसलिए किसान की हालत बहुत खराब होती जा रही बेचारे की ना। अब इसके बाद में चतुर्थ क्षेत्र, इसके 2 उपायाम होते हैं। इसमें उच्च शिक्षा वाले जो व्यक्ति होते हैं, आप सभी को पता है, शिक्षक होते हैं, खोज होती है, अनुसंधान होते हैं, खोजें अनुसंधान सभी इसमें रखा गया है। आपके खोजें हो गई, अनुसंधान रखा गया, ठीक है, जो भी बड़े बड़े आयाम होते हैं वो इसमें रख दिया गया। पंचम जो क्षेत्र होता है, इसमें सभी शीर्षक निर्णय जुड़ी गतिविधियां होती है, यानी कि किसी भी गुणवत्ता के आधार पर या उसमें किसी व्यक्ति में, यानी कि बहुत कम लोग होते हैं, विश्व स्तर पर ये लोग होते हैं जिनको पंचम क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि जिसको बोल सकते हैं बहुत हाईएस्ट माइंड वाले व्यक्ति है ना। ठीक है, समझ में आ गई।
प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थक और पंचम। ये सूत्र आपकी समझ में आ गए। अगर 150 शब्दों में अगर कोई सवाल पूछे तो आप आंसर दे देंगे आराम से। ठीक है, चलिएगा आगे चले। अब देखिएगा आगे चलते हैं। थक तो नहीं रहे कहीं? अगर आलस आ रहे हैं या थक रहे हैं तो थोड़ी गहरी लंबी सांस ले लीजिएगा और उसके बाद में थोड़ा पानी पीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी माइंड में हो रही है। तो उसके बाद में फिर पढ़ाई कीजिएगा ना। अभी तक तो मैं खुद नहीं थका, आपको इतना पढ़ा रहा हूं, तब भी इतना बोल रहा हूं, आप तो बोल भी नहीं रहे, केवल सुन ही रहे हैं ना, तब भी आपको थकना नहीं चाहिए। अब वर्दी के चरण क्या होते हैं? अगला टॉपिक है वर्दी के चरण। देखिएगा, वर्दी यानी कि स्टाइल ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास कैसे कर सकते हैं किसी चीज का। ठीक है, स्टाइल ऑफ ग्रोथ यानी कि किसी चीज का विकास कैसे कर सकते हैं अपन। अब देखिए इसको समझिएगा। जो विकसित देश होते हैं वो आर्थिक वृद्धि का अध्ययन करने में वर्ष 1960 वापस 1960 आ गया। यहां पर डब्ल्यू स्टोने ने वृद्धि के चरणों में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि 1960 का नाम क्यों लिया जा रहा है? महामारी का दौर था ये। ठीक है, 1960। आपको पता है चीन की बहुत बुरी हालत हो गई थी इस समय। ठीक है, तो इस प्रकार से 1960 की बात बताई गई है। तो वहां पर एक आपका डब्ल्यू लुस्टोन नामक का एक भूगोलवेता है, उसने एक सिद्धांत पारित किया था कि विकास कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसने सिद्धांत क्या किया कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का निष्ठापान द्वारा वृद्धि में 5 एकारेखी चरण हैं। लाइनर ऑफ स्टाइल 5। समझ गए? अब आगे मैं समझाऊंगा, इसको पहले आप सुन लीजिएगा। विश्व के कई देशों ने इस सिद्धांत को क्या कहा? अपवाद बता दिया बेचारे के ना। भारत एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में कई देशों ने, इंडोनेशिया, फिलिपींस और थाईलैंड और वियतनाम, इन्होंने इसको क्या बताया? अपवाद बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर। औद्योगिक क्षेत्र में उचित विस्तार नहीं हो पाया, और इसी के साथ में आपका भारत भी इसको क्या बताया? अपवाद बता दिया। भारत में सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में कृषि का आधिपत्य 1960 में दशक में सेवा के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया गया, और तभी से इसका हिस्सा 50% से ऊपर बना दिया गया। अब इस व्यक्ति की अगर बात भारत मान लेता 1960 में, तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। ठीक है ना? जो जीडीपी में अभी सुधार कर रहे हो ना, ये सुधार करने की जरूरत ही नहीं थी। 1960 में अगर हमारी जो सरकार थी वो इस बात को मान लेते थे। अब देखिए इसमें से जो मूर्ख देश है ना, उन्होंने इसको क्या कहा? अपवाद कह दिया। देखिएगा, इंडोनेशिया, फिलिपींस, थाईलैंड और वियतनाम और भारत, ये कितने? 5 देश ही क्या थे? इन्होंने मना कर दिया कि अपवाद है। पहले प्रशिक्षण नहीं किया उस चीज पर, उस पर अपवाद घोषित कर दिया डायरेक्ट। अब इस चीज को समझेंगे कि इसने क्या किया। डब्ल्यू जो वस्तु था, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या नाम था इसका? रुस्ताना। डब्ल्यू रुस्ताना जो था, इसने एक सिद्धांत पारित किया कि अगर विकास करना है, यानी कि ग्रोथ ऑफ स्टाइल ऑफ ग्रोथ करना है, यानी कि विकास करना है, तो इसके विभिन्न आयाम हो सकते हैं। अब उसने मुख्यतः किस चीज पर जोर दिया, इस चीज को समझेंगे आप। अब इस व्यक्ति ने कहा था कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का निष्ठापान द्वारा वृद्धि में 5 एकारेखी चरण होता है, यानी कि लाइनर ऑफ स्टाइल्स होती है। अब इसने बेचारे ने बताया कि आप जो कृषि है ना, कृषि को क्या दो? प्राथमिक क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व दो, यानी कि इसको बढ़ाओ। इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ही आपका क्या हो सकता है? विकास हो सकता है, आप ग्रोथ कर सकते हो। आप यानी ग्रोथ ऑफ स्टाइल, यानी कि आप विकसित हो सकते हो, आप विकास कर सकते हो जब अगर आप कृषि का विकास करेंगे, यानी कि अब अगर आप कृषि करेंगे तब ही, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसने साफ कहा था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा उसके बाद में? इसने कहा कि जो द्वितीय क्षेत्र है ना, इसको भी महत्व दो, लेकिन इतना नहीं। उसके बाद में इसने कहा कि तृतीय क्षेत्र को महत्व दीजिएगा। प्राथमिक से बाद में तृतीय क्षेत्र को ज्यादा महत्व दीजिएगा, द्वितीय को नहीं। अब इससे क्या हुआ कि यहां की जो सरकारें थी, जो ये देश जिन्होंने बताया कि अपवाद है सिद्धांत, तो इन्होंने क्या सोचा कि जो औद्योगिक है, यानी कि द्वितीय जो क्षेत्र है, किसी भी चीज को अगर उद्योग को महत्व नहीं देंगे तो क्या होगा? देश का डेवलप नहीं होगा, इन लोगों का मानना था। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके देश में उद्योगों का इतना योगदान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बनाया गया है, ये आपकी मानसिकता बन चुकी है। देखिएगा, कृषि उत्पादन कौन करता है? प्राथमिक क्षेत्र। फल प्राप्त कौन करेगा? फल कौन देगा आपको लाकर? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, उसी प्रकार से आपको, जिस प्रकार से एक बात को समझिए ना आप, यानी कि एक जूस का डिब्बा आता है, आप समझते हैं जूस, यानी कि मैंगो का जूस आता है, आपको पता है, वो उत्पादित प्राथमिक क्षेत्र में होता है। उसका जूस बनाकर आपको सारी
ऑल टाइम आपको दिया जाता है वो, तो उसका क्या काम हुआ, द्वितीय क्षेत्र का काम हुआ। यानी कि ये जरूरी था क्या कि आम का जूस हमेशा पीना चाहिए। अब ये पता नहीं है आपको कि वो कितना नुकसानदायक है। द्वितीय क्षेत्र में जितने भी चीजें बनती है ना, वो इंसान के लिए कितनी नुकसानदायक होती है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका नुकसान इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है द्वितीय क्षेत्र का, जो भी प्रोडक्ट का आप यूज करते हैं। लेकिन आप आज के समय में आप द्वितीय क्षेत्र का प्रोडक्ट का बिगड़ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जीवन ही द्वितीय क्षेत्र पे आके टिक गया। क्यों टिक गया आपका द्वितीय क्षेत्र पे आके, ये चीज समझाऊं आपको। ये इसलिए टिक गया क्योंकि 1960 में प्रतिपादन कर दिया था, अन्य विश्व के देशों ने मान लिया था कि ये बात सही है, प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है इसको महत्व दिया जाना चाहिए, द्वितीय क्षेत्र को कम दिया जाना चाहिए। क्योंकि द्वितीय क्षेत्र आपका हनन कर रहा है, प्रकृति का हनन करता है, नुकसानदायक होता है प्रकृति के लिए। ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना नुकसानदायक होता है। क्योंकि जहरीले गैस कहां से निकल रहे हैं, आज आप जो परिवहन चलाते हैं ना, पेट्रोल का उत्पादन होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र के लोग उसको खोद कर देते हैं, लेकिन द्वितीय क्षेत्र के लोग उसका क्या करते हैं, द्वितीय क्षेत्र के लोग उसका उपयोग करने के लिए वस्तु बनाते हैं, और जो वस्तु का उपयोग करते हैं वो नुकसानदायक होती है, पर्यावरण के लिए, मानव जीवन के लिए नुकसानदायक हो रही है। इस चीज को आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में उस व्यक्ति ने सही कहा था, डब्ल्यू रोस्टक ने, कि आप प्राथमिक क्षेत्र को महत्व दीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र को कम दीजिएगा, उसके बाद में तृतीय क्षेत्र को आप महत्व दीजिएगा। यानी कि पहला स्थान इसको दो, दूसरा स्थान इसको दो, फिर तृतीय स्थान पर इसको रखो आप, तभी आप विकास कर सकते हो। लेकिन यहाँ की सरकारें नहीं, 5 देश थे ना ऐसे, इनकी सरकारों ने क्या कहा कि ये गलत है, ये झूठा है, व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हम तो नहीं मानेंगे इस बात को, हम तो द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिक स्थान पर लेके आएंगे। यानी कि आज की बात करें ना, आज के संदर्भ में आज की सरकारें सबसे ज्यादा किसको महत्व दे रही है आपको पता है? अब जाके पता चला है सरकारों को कि यार वास्तव में चीन इतना आगे क्यों बढ़ गया, क्योंकि चीन ने उस चीज पर काम किया है, लेकिन आपके देश ने उस पर काम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि आपकी देश ये समझता था कि हमसे ज्यादा, यानी कि कहा जाता है ना कि विश्व गुरु था भारत कुछ समय पहले, तो अब नहीं है ना वो विश्व गुरु। तो क्या कहा है भारतवासियों ने, क्या कहा कि हमारे से पहले कोई व्यक्ति किसी चीज की खोज ही नहीं कर सकता, यानी कि अहम था हमारे में, हमारी सरकारों में, इसलिए रह गए हम पीछे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत नहीं मिलती, या तो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब 1960 के बाद में इन लोगों ने क्या किया, द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि इसको प्रथम स्थान पर लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इसको तो प्राथमिक क्षेत्र पर ला रहे हैं भाई साहब, और इसको द्वितीय क्षेत्र पर रख रहे हैं, और इसको तृतीय क्षेत्र पर ले जाके जा रहे हैं, मतलब इसको थर्ड स्टेप दे रहे हैं आप लोग। मतलब जहां से आपको खाने के लिए भोजन मिल रहा है उसको आप तीसरे स्थान पर रख रहे हैं। किस पर? तीसरे स्थान पर। और जहां से आपको क्या मिल रहा है, जहां से आपको प्रोडक्ट, यानी कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको सरकार ने प्रथम स्थान पर रखा है, और जो सेवा दे रहा है, जो उसका वितरण कर रहा है, उसको दूसरे स्थान पर रख दिया, और जो पैदावार कर रहा है उसको तीसरे स्थान पर रख दिया। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अब देखिए इस नाम में और इसमें कितना अंतर है, आप समझ पा रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्रथम दर्जा दिया गया है, ऐसा लगता है ना आपको। द्वितीय क्षेत्र यानी कि दूसरी बार काम आता है, तृतीय क्षेत्र तीसरी बार काम आता है, ऐसा नहीं है, ये उल्टा चलता है इसका सिस्टम। इसको द्वितीय क्षेत्र में, इसको प्रथम स्थान पर रखा गया है। ठीक है ना, अब जाके सरकार को होश आया, इसलिए अब जीडीपी वगैरह वगैरह बहुत सारे नियम लागू कर रही है। ठीक है, विदेशी कंपनियों को बुला रही है, क्योंकि भारत का तो सिस्टम बैठ नहीं रहा। अब इससे क्या हुआ, अब देखिएगा नुकसान क्या हो गया, प्राकृतिक का दहन हो गया। अब किसी देश, अब इसने सही कहा था कि किसी देश का अगर विकास करना है तो इन चीजों पर जोर दीजिएगा आप। यानी कि कृषि उत्पादित करता है ना कोई भी व्यक्ति, अगर किसान कृषि उत्पादित करता है तो इसका सीधा सीधा श्रेय सरकार को जाता है। यानी कि अगर इससे कोई भी मुनाफा होता है ना तो सरकार को जाता है इसका मुनाफा। अगर 50% ने इन्होंने फिर लागू किया था बाद में, ठीक है, जब मैं आपको जीडीपी पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि किसी भी चीज को समझाने के लिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था साहब कि आप जो है क्या करें, कृषि पर ध्यान दे। लेकिन कृषि से ध्यान देने से एक मतलब निकल कर आता है कि क्या मतलब हो सकता है कि कृषि पर ध्यान देने से हमारा फायदा हो सकता था। इसकी व्याख्या की थी उस व्यक्ति ने, उसने बताया था, उसकी किताब पढ़ना कभी आप, ठीक है, तो उसने ये बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र को आप अगर प्राथमिकता देंगे ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृषि जो उत्पादित होती है, कृषि से जो भी प्रोडक्ट आपको उत्पादित होगा, गेहूं होगा, ठीक है, या तेलीय होगी, या फिर व्यापारिक फसल जो भी उत्पादित होगी, उसका सीधा सीधा गवर्नमेंट को फायदा मिलता है। ठीक है, यानी कि शुगर मिल से जो चलती है, गन्ना उत्पादित करोगे तो शुगर मिल से यानी कि गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार नहीं सुनी।
अब द्वितीय क्षेत्र में किसको फायदा मिलता है? द्वितीय क्षेत्र में कौन लोग होते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक कौन होते हैं? देश के पैसे वाले लोग। और वो क्या हो गए? देश के पैसे वाले लोग बन गए। यानी कि काला धन किसके पास मिला? उन लोगों के पास जो द्वितीय क्षेत्र में काम करते थे। अब सरकार तो नीचे गिरती जा रही थी, सरकार के पास तो पैसा है ही नहीं। सरकार तो दूसरे देशों से क्या मांग रही थी? सहायता मांग रही है। और इधर भाई साहब क्या कर रहे हैं? यानी कि बहुत बड़े बड़े देशों में रईस कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े बंगले खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं वहां पर जाकर। इनके पास पैसा कहां से आया? जब सरकार के पास यह हालत है कि आप करोड़ों अरबों रुपए का किसी देश से आप क्या सहायता ले रहे हैं, आर्थिक सहायता, और ये भाई साहब करोड़ों अरबों रुपए कहां खर्च कर रहे हैं? जाकर विदेशों में खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या मतलब था? कि इससे मतलब यही था कि द्वितीय क्षेत्र का व्यक्ति तो आगे बढ़ गया और प्राथमिक सरकार भी पीछे रह गई, तृतीय क्षेत्र भी पीछे रह गया, प्राथमिक क्षेत्र भी पीछे रह गया और द्वितीय क्षेत्र आगे बढ़ गया। इसलिए आज की पूरी संसार, पूरे पब्लिक, पूरे लोग द्वितीय क्षेत्र के पीछे पड़े हुए हैं। सब लोग ये कहते हैं मुझे प्रोफेसर नहीं, मुझे क्या बनना है? मुझे बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनने का मतलब यही होता है कि आप किस पर काम करोगे? द्वितीय क्षेत्र पर जाकर काम करोगे, है ना। यानी कि प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाएंगे, लेकिन उसका श्रेय भी इनके पास नहीं है। प्लास्टिक का उत्पादन इतना कर देंगे कि पर्यावरण को पूर्ण तरीके से प्रदूषण कर देंगे, लेकिन कितनी सस्ती रेट में करेंगे? 50 पैसे में, 25 पैसे में, 20 पैसे में आपको पॉलीथीन मिल जाएगी। अरे कुछ खाने की चीज बना के बताओ ना 20-25 पैसे में, तब मानो। लेकिन क्या करते हैं लोग? अब इसको समझ ही नहीं पा रहे ना, गवर्नमेंट इसको समझ नहीं पाई उस पॉलिसी को। बेचारे ने, इसने सही कहा और इसने गलत मान लिया। चलो इसने कहा कि अपवाद मान लीजिए, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप समझ जाएंगे। यानी कि ठोकर खाने के बाद में समझ में आती है। और जो वो सरकार थी ना उस समय की, ऐसे सरकार को मैं तो धिक्कारता हूं। लगातार पता नहीं क्या कर रही थी वो। 1960 से उसके समझ में नहीं आया, 40 साल वो खो दिया, 20 साल ये खो दिए, 10 साल ये खो दिए उन्होंने। यानी कि 50 साल में एक चीज समझ नहीं पाए अर्थशास्त्र वेता क्या कर रहे थे। अर्थशास्त्र वेताओं के जो अर्थशास्त्र को संभालते हैं ना यहाँ पर भारत के अंदर, उनकी ये चीज समझ में आ गई थी, लेकिन उनकी बात सुनेगा कौन? उसको तो वापस कहां भी पारित करेंगे किसी भी प्रकार का बिल तो उसको वहीं दबा के छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो दूसरी सरकार का आदमी नहीं करेंगे पास। अगली सरकार का इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल फिर पीछे चला गया देश, फिर 5 साल बाद फिर आएगी, फिर पीछे चला जाएगा। 5 साल में फिर उसको मंजूरी मिलेगी, 3-4 साल बाद में, तो फिर अगले 5 साल बाद में उसको लागू करना पड़ेगा। अब लागू करने में 10-20 साल खत्म हो गए, फिर इंतजार करना पड़ेगा, अगली सरकार आएगी तब करेंगे। तो यही तो है, देश की अर्थव्यवस्था इन लोगों ने खराब कर रखी है। देश तो बहुत अच्छा, बहुत आगे जा सकता था भारत। चीन क्यों गया आगे? चीन आगे इसलिए गया क्योंकि उसने इस चीज को मान लिया कि हाँ प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे। अमेरिका देश आज भी आप पढ़ लीजिएगा, कहीं भी पढ़िएगा, प्राथमिक क्षेत्र अमेरिका जो देश है, यूएस जो देश है, वो प्राथमिक क्षेत्र इसी को देता है। प्राथमिक क्षेत्र को बहुत महत्व देता है, बहुत ज्यादा उत्पादित करता है। वो पहले प्राथमिकता किसान को देता है कि आप उत्पादित कीजिएगा, ठीक है, और बहुत महंगी रेट में खरीदता है उसको। इसलिए जो अमेरिका देश है वो भी उत्पादित करता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र को महत्व देना बहुत जरूरी है देश में, इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो बुद्धि के चरण, वृद्धि के चरण, सॉरी, यानी ग्रोथ ऑफ स्टाइल का मतलब यही था। इसमें एक अर्थशास्त्रवेत्ता था W.W. लुक्सक्स, जिसने सही कहा था, लेकिन भारत सरकार ने क्या माना? इसको अपवाद मान लिया बेचारे को, ठीक है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणालियों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, यानी कि मानव जीवन में जो भी चीज आप उपयोग करते हैं वो भी आर्थिक प्रणालियों में आती है, यानी कि सेवाएं, वस्तुएं जो भी उत्पादन करते हैं वो भी इसी में आती है ना। अब इसमें 2 चीज होती है, एक होता है नितांत आवश्यकता। हमें इसको यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे ना। इसमें एक चीज होती है नितांत आवश्यकता। नितांत आवश्यकता का मतलब होता है कि जीडीपी में इसका कोई हिस्सा नहीं होता, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। अब उसमें देखिएगा अर्थव्यवस्था में कैसे हिस्सा नहीं होता, किस किस चीज में नहीं रखा गया? आहार हो गया, यानी कि खाने पीने की कोई भी वस्तु हो गई, जल हो गया, ठीक है, जल हो गया, आवास हो गया, कपड़ा हो गया। अब एक बात बताइए, आर्थिक प्रणालियां यानी कि अर्थव्यवस्था में खाने की चीजें, जल हो गया, आवास और कपड़ा हो गया, अगर इसी का योगदान नहीं है, यानी कि इसको आप नितांत आवश्यकता मतलब रोज की आवश्यकता मान रहे हैं और इसको आप इतना महत्व नहीं देते, तो एक बात बताइए मुझे, जब आहार यानी कि आपको जल, एक बोतल मिलेगी 10 रुपए की या 20 रुपए की, तो उसकी क्या होगी? यानी कि सरकार को उससे कोई फायदा नहीं मिला, आपको कोई फायदा नहीं मिला, आप पानी पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं,
लेकिन जिस कंपनी ने उसका निर्माण किया उसको कितना फायदा मिल गया और वो जीडीपी में आपको क्या नहीं दे रहा, योगदान भी नहीं दे रहा। यही चीज है नितांत आवश्यकता का मतलब ये होता है। आवास रहने के लिए बड़े बड़े बंगले बनाते हैं ना, बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं, इसी काम नहीं आता। कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना अपन, ये भी देश की जीडीपी में क्या नहीं कर रहे, भाग नहीं दे रहे। तो यही तो समस्या है, इसी तो चीज को समझना है अपन को, है ना। इसके बाद में अर्थशास्त्र की पहली चुनौती मानी जाती है सृजन, यानी कि अच्छी चीज बनाना है। दूसरी चुनौती होती है उसको बांटना है। अर्थशास्त्र के सामने दो समस्याएं आती है। पहली समस्या आती है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पहले किसी चीज का, प्रोडक्ट का अच्छे से निर्माण करना, उसके बाद में उसको बांट देना, ठीक है। उत्पादनकारी यानी कि परिसंपत्ति निवेश करेगा। अब देखिएगा निवेश करने का मतलब खर्चा कौन करेगा। अब एक बात बताइएगा, सरकार तो खर्च नहीं करेगी। अब जब सरकार खर्च ही नहीं करेगी किसी चीज पर तो सरकार को फायदा कैसे मिलेगा, ये भी तो एक अहम बात है ना। अब जो नई जो व्यवस्था लागू की गई है, अब इसमें कृषि में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब कृषि में क्या कहा गया है, सरकार ने कहा कि पहले सरकार मूल्य निर्धारित करती थी, लेकिन अब सरकार नहीं करेगी, अब कंपनी निर्धारित करेगी, यानी कि कंपनियों को आगे भेज रहे हैं। अभी भी द्वितीय क्षेत्र को आगे भेज रहे हैं लोग, अभी भी समझ में नहीं आ रहा हमारे। द्वितीय क्षेत्र को क्या भेज रहे हैं, आगे भेज रहे हैं कि आप किसी जिले में जाइएगा। अब आप कलेक्टर बन जाएंगे ना, जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो आपके पास बड़ी कंपनी आएगी, आपको कहेगी आपके जिले में कितनी एकड़ भूमि है, आपको बताएंगे, आप बता देंगे कितनी एकड़ भूमि है, चलिएगा आप में से कितना गेहूं उत्पादन होता है आपके जिले में, आप बताएंगे कि इतना उत्पादित होता है। आप कहेंगे कि इस बार किसानों को ये कहिएगा कि गेहूं उत्पादित करें ज्यादा, आप कह देंगे गेहूं उत्पादित करें। जनता, किसान क्या होता है, किसान बहुत साफ दिल का होता है, आप कहेंगे वो कर लेंगे। आपको क्या मिल जाएगी, जो अधिकारी होंगे ना वो क्या ले लेंगे, यहां से घूस ले लेंगे, शर्म आती है उन लोगों का ना, तो वो क्या ले लेंगे, यहां से अपना मैनेजमेंट बिठा लेंगे, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, अब यहां पर कंपनी आएगी, वो सर्वे करेगी कि यहाँ की जमीन अच्छी है, भूमि अच्छी, पैदावार अच्छी होती है यहाँ की। जिस प्रकार से अगर मैं आपको समझाऊं कि एक बिस्कुट कंपनी आएगी, पार्ले जी जो बिस्कुट होता है ना, इसको उदाहरण देके समझा रहा हूँ, उसको उदाहरण समझिएगा, रियली नहीं, उदाहरण देके। पार्ले जी कंपनी है, आशीर्वाद आटा की कंपनी है, ये कंपनी आएगी, जैसे आकर कहेगी कि किसी जिले में जाएगी, वहां की भूमि देखेगी। अब भूमि के अंदर उसको पता है कि ज्यादा उत्पादन यानी कि ज्यादा वेट, अगर किसी को वेट चाहिए यानी कि किसी को गेहूं भारी रूप में चाहिए, वेट चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उस इलाके को चुनेगा जहां पर काली मिट्टी होगी, यानी कि वहां का जो गेहूं है उसमें वजन ज्यादा पाया जाएगा। अगर वो उस क्षेत्र को चुनेगा, अगर पार्ले जी बनाने वाले है उसको थोड़ी चीज चाहिए यानी कि हल्का गेहूं चाहिए, तो वो उस क्षेत्र को चुनेगा जहां पर गेहूं जो दामोट मिट्टी होती है उसमें उत्पादित होते हैं, ठीक है। यानी कि भूरी मिट्टी या दामोट मिट्टी, पीली मिट्टी होती है, उसमें उत्पादित होता है। तो उसके अंदर जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको ना, चिंता मत करो, कहां पर किस प्रकार की कृषि की जानी चाहिए, सब चीजें पढ़ाऊंगा। तो उससे क्या हुआ कि वो आएगा तो उसने देख लिया, उस पहले वो सर्च करेंगे, उसके अधिकारी भेजेगा वो पहले कंपनी वाला कि आप जाओ सर्वे करो कहाँ के गेहूं अच्छे हैं। वहां आएगा, उस जिले में आएगा, जिला अधिकारी से बात करेगा, वहां के उनसे बात करेगा, तो वो कहेगा कि आपके जिले में 20 एकड़ भूमि है, तो यहाँ पर इतने गेहूं उत्पादित होंगे, तो मैं इतना मूल्य निर्धारित कर देता हूं। अब वो मूल्य निर्धारित कर देंगे पहले ही कि आपको 25 रुपए किलो के पैसे मिलेंगे। पहले क्या करती थी सरकार, निर्धारित करती थी पहले ही, उगाने से पहले ही निर्धारित कर देती थी कि 15 रुपए किलो पैसे मिलेंगे, तो 15 के मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से निर्धारित कर देगी, और ये कंपनियां भी निर्धारित कर देगी रेट। अब कंपनियां आके निर्धारित करेगी, पहले गवर्नमेंट करती थी। अब यहाँ पर किसान का सीधा सीधा हनन हो जाएगा बेचारे का, क्योंकि अब इसमें हनन कैसे होगा, एक समस्या समझेंगे, एक बात समझेंगे। हनन ऐसे होगा कि जो 15 रुपए जब गवर्नमेंट इसका मूल्य तय करती थी ना, तो गवर्नमेंट क्या है, अगर किसान के साथ बारिश अधिक हो जाती थी, ओलावृष्टि हो जाती थी, ठीक है, या फिर किसी कारण से फसल नष्ट हो जाती थी ना किसान की, तो क्या करता था, मुआवजा मिल जाया करता था किसानों को। क्या मिलता था, मुआवजा मिल जाया करता था। लेकिन कंपनी थोड़ी मुआवजा देगी, कंपनी तो जो शुद्ध माल भेजेगा ना उसी का पेमेंट देगी। और इसीलिए कृषि की अर्थव्यवस्था में ये नियम सही नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि उत्पादित तो कर देगा वो, कंपनी के कहने से उत्पादित कर देगा, क्योंकि उसको पता है रेट अच्छी मिलेगी, लेकिन उसको ये पता थोड़ी है कि अगले बरसात तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो चीज उत्पादित नहीं होगी, तो कंपनी क्यों पैसे देगी भाई। कंपनी तो तभी पैसा देगी ना आपको जब आप किसी उसको माल ले जाके पहुंचाओगे, माल दोगे तभी तो। लेकिन सरकार ऐसा करती थी, सरकार क्या करती थी, कोई बात नहीं, अगर इस बार किसान के साथ ओलावृष्टि हो गई तो थोड़ा मुआवजा दे दिया जाए, यानी कि उसके महीने की जो सालाना जो जमीन हुआ करती थी बीघे के हिसाब से उसको मुआवजा दे देती है
कि आपने इतने भाग पर कृषि की थी, अच्छा ये तो ये फसल नष्ट हो गई तो आपको 5,000 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि आप अगली बार कृषि कर सके। इसलिए तो उससे क्या है, किसान का गुजारा चल जाया करता था, अगली कृषि में उसका योगदान मिल जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो किसान की हालत बहुत बुरी बनने वाली है। चलिएगा, ये सब चीजें आप समझ में पाए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत उदाहरण की सहायता से बहुत अच्छे से समझाया है। अगर समझ में नहीं आया तो प्रिय साथियों, अर्थव्यवस्था समझना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लास्ट का कोड था आपका 0022 002 कोड कीजिएगा और उसके बाद में अपना नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में 7 टॉपिक मैंने क्लियर किया है। इसके बाद में अगली क्लास में आगे हम पढ़ेंगे, जो आपको अगली 30 तारीख को फिर मिलेंगे, ठीक है, अर्थशास्त्र की क्लास में। बाकी वैसे मिलते रहेंगे। यूट्यूब पर जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। शुल्क बहुत कम है, 500 रुपए है, मात्र 500 रुपए महीने तैयारी करवाई जा रही है। और दीपावली का ऑफर अगर आप लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपए की वैसे प्राइस है, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस, लेकिन 7,000 रुपए में आपको अभी दी जा रही है, 3,000 रुपए की छूट है और ऑफर आपका 5 तारीख तक है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। काफी समय हो गया, 1.5 घंटे की क्लास हो गई शायद, ठीक है। चलेगा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।